चलिए स्टार्ट हो गया है। अच्छा ठीक। एडमिन अपलोड योर पोस्ट इन गोंडवाना दर्शन। आप सभी साथियों को मेरा सेवा जोहार। एक मिनट, मुझे बंद करना पड़ेगा शायद। हाँ, आप सभी को मेरा सेवा जोहार। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम शुभम उइके है। मैं जिला बालाघाट से हूँ तथा मैं अखिल भारतीय आदिवासी या फिर मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद का युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। वैसे मैं कई पदों पे रह चुका हूँ पहले से। मैं बचपन से काफ़ी सामाजिक था और अभी भी हूँ। मेरी माताजी का नाम श्रीमती हिरासन उइके। पहले मैं अपने बारे में आप सभी को बता दूँ। मेरी माताजी का नाम श्रीमती हिरासन उइके। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। मेरे पिताजी श्री हरि सिंह उइके, वो मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में थे। हम 3 भाई हैं और हम तीनों की शिक्षा बचपन से कुछ ऐसी हुई है कि माता-पिता ने हमें हमेशा से सामाजिक कार्यों के लिए काफ़ी आगे रखा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब मैं 4 साल का था तब से मेरी माताजी, मेरे पिताजी हमें लांची के एक सम्मेलन में लेकर जाते थे। मुझे आज तक इसलिए याद है क्योंकि हमारे घर में अभी भी वो फ़ोटो है, जिसमें मैं नंगे पाँव पैदल चल रहा हूँ, जब मैं 5 साल या 4 साल का था। तो उस टाइम मुझे ये मेरे दिमाग में याद आता कि मेरे माता-पिता, मुझे जब मैं फ़ोटो देख रहा था अभी, तो मेरे माता-पिता जब सामाजिक सम्मेलन में शामिल होते थे, तब भी वो दोनों नौकरी में थे। आप सभी को मेरा सेवा जोहार। सबसे पहले अच्छा, तो मैंने बहुत जल्दी शुरुआत कर दिया। सबसे पहले मैं प्रकृति शक्ति फड़ाफिन को सुमिरन करता हूँ। मैं आदरणीय दादा पेनवासी श्री हीरा सिंह मरकाम दादाजी को नमन करता हूँ। आदरणीय दादा पेनवासी सुनेर सिंह ताराम नाना जी को नमन करता हूँ और कंगाली दादाजी को भी मैं नमन करता हूँ। मैं मेरी मार्गदर्शक अतराम नानी जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज मैं गोंडवाना दर्शन पेज में आप सभी लोगों के समक्ष अपने विचार रख रहा हूँ। और जो जन्म देता है, जैसे कि मेरे आदरणीय माता जी, पिताजी, मैं उन दोनों को कभी धन्यवाद नहीं कर पाया, लेकिन आप लोगों के पेज के माध्यम से मैं उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उनके दी हुई शिक्षा के कारण आज मैं आप लोगों को समक्ष अपने कुछ विचार रख रहा हूँ। जो विचार मेरे नहीं है, जो विचार मेरे आदरणीय माता जी, पिताजी लोगों ने मुझे दिए हैं, जो उन्होंने मुझे सिखाया है। तो आप सभी को मेरा सेवा जोहार। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। मुझे 2 विषय दिए हैं, जिसमें पहला है कि राजनीति में युवाओं का भागीदारी और दूसरा है अपना धर्म कोड। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इस देश में राजनीति बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जिस प्रकार से युवाओं की भागीदारी की बात होगी, मैं सिस्टमेटिक बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम शुभम उइके है। मैं पीजी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ कृषि में। एमएससी एग्रीकल्चर मेरा कंप्लीट हो चुका है। सेवा जोहार। आप सभी को मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे अपना व्यक्तित्व खत्म करना है। तो मैं आप सभी से ये बात करने आया हूँ कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी क्यों कम है, या फिर हमारे समाज में आज भी सरकारी नौकरी को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है। मैं आप लोगों को अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ। जब हम 4 साल के थे, मैंने आपको आधी स्टोरी बता दी है। तो मैं 4 साल से या 5 साल से मैं सामाजिक सम्मेलन में शामिल होने लगा, क्योंकि हमारे घर में आदरणीय कंगाली दादाजी, ताराम नाना जी और आदरणीय मरकाम दादाजी, ये सभी लोगों का आना जाना रहता था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा एक सामाजिक कार्यकर्ता है। वो नौकरी में भी थे, लेकिन सामाजिक कार्यक्रम में हमेशा से बढ़ चढ़ कर भाग लिए। और फिर उन्हीं के कारण हम तीनों भाइयों में ऐसा शिक्षा आई। जैसे मेरे बड़े भैया डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर, लेकिन वो हमेशा से सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी लेते हैं, मेरे मंझले भैया जैसे मैं। तो मेरी किस्मत ऐसी रही कि मैं 2016 में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष रहा और फिर कुछ कार्यकाल था मेरा कुछ समय का, लेकिन फिर व्यक्तिगत जिम्मेदारियां बढ़ी तो फिर मैंने उससे पद से इस्तीफा दिया। लेकिन सबसे बड़ी भूल थी मेरी, क्योंकि मुझे वो जिम्मेदारी निभानी थी। लेकिन आज जो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन है, उनका काम बहुत ही काबिले तारीफ वाला है। मैं अब आप लोगों से अपने व्यक्तित्व की शुरुआत करता हूँ। मुझे अतराम नानी जी ने कहा कि मुझे राजनीति के बारे में बोलना है। आज मैं
जब मैं शिक्षक मेरी चालू थी, मैं 12th कर रहा था, तो मैं पहली बार बालाघाट के जेल में सामाजिक आंदोलन के चक्कर में मैं गया था। मुझे करीबन 2 घंटे बैठाला गया था। तो मुझे तब पापा उसी कोतवाली थाने में, पर पापा छुड़वा नहीं पा रहे थे क्योंकि मैंने काम ही कुछ ऐसा किया था। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि राजनीति क्यों ज़रूरी है? क्योंकि राजनीति हमें ये बताती है कि आपके सामाजिक अधिकार क्या है। राजनीति का मतलब कोई गलत काम नहीं है। इस देश में सबसे ज़्यादा युवाओं की जनसंख्या है, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इस देश में एक पॉलिसी बनाने वाला जो सरकार में रहता है, वो पॉलिसी मेकर होता है। और तब भी आप लोगों को सुनने में आया होगा कि राजनीति से देश चलता है, और सरकारी कर्मचारी सरकार का एक कर्मचारी होता है, जिसे आप, मुझे माफ करिएगा, मैं आपको ये नहीं बोल रहा, लेकिन एक संगठन का प्रमुख है जो किसी पार्टी से संपर्क रखते हैं, संबंध है उस संगठन के। उन्होंने ये कहा था कि राजनीति से देश चलता है, और जो देश चलाता है वो इस देश की चाबी है। तो सही, अगर चाबी है, अगर जो ताला है वो राजनीति है, तो आपके पास में समाज सेवा की चाबी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से राजनीति एक ताला है जो सही चाबी से खुलेगी, जो कि एक सामाजिक चेतना का आधार है। भारत की जनसंख्या का मैं आपको बताना चाहूंगा, इस देश में करीबन 10 करोड़ आदिवासी हैं, उसमें 4 करोड़ युवा है। अगर मैं युवाओं की बात करूंगा तो इस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या युवाओं की, लेकिन राजनीति में भागीदारी सबसे नगण्य है। लोकसभा में 545 सीट है, लेकिन उसमें 84 सीट एससी के एमपी की है, और 47 सीट्स एसटी के लिए रिजर्व्ड है। लेकिन इन 131 सीटों में 67 सीट भाजपा के पास है, और कांग्रेस के पास 13 सीट है, तृणमूल कांग्रेस के पास 12, ऐसे करके सीटें डिवाइडेड है। लेकिन जब भी आदिवासी हितैषी की बात करते हैं, आदिवासी हितैषी सरकार की हम बात करते हैं, तो राजनीति में कभी भी सरकार आदिवासियों का समर्थन नहीं करती है। रही बात धर्म कोड की, तो आदिवासियों ने काफी समय से धर्म कोड की मांग की है। मैं फिर से सब्जेक्ट से भटक चुका हूँ, मुझे माफ करिएगा, मैं राजनीति की बात कर रहा था। तो युवाओं को उसमें भागीदारी लेनी चाहिए। सच को सच कहने से अगर तकलीफ होती है, परंतु अगर जो आदमी सच कह रहा है वही इतिहास बनाता है। जैसे मैं आप लोगों से हमेशा से, मेरा एक व्यक्तित्व है जो मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ, युवा का उल्टा वायु होता है, और जो कि बदलाव की चाहत रखते हैं। मेरा खुद का व्यक्तिगत विचार ये है कि जो युवा अगर राजनीति में आता है वो इतिहास रचेगा, बरसते वो जो पुराने समय से चलते आ रहा है कि राजनीति एक कीचड़ है, लेकिन हमने तो ये कीचड़ की परिकल्पना की है। अगर जैसे आप आएंगे राजनीति में, तो आप कुछ बदलाव की चाहत रखेंगे ना, तभी तो आप राजनीति में आकर कुछ बदलाव करेंगे। लेकिन जैसे पुराने समय से आज चलता आ रहा है कि जैसे हर किसी के घर में, जैसे हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लाइक जैसे अगर हम आदिवासी समाज से हैं, तो हमारे घर में ये कहा जाता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए और आपको सरकारी नौकरी करना है, वो आपका कैरियर है। लेकिन अगर जब हम राजनीति की बातें करते हैं, तो वो बोलेंगे कि आपके घर में जिम्मेदारी है, आपके घर में आपको परिवार को संभालना है, राजनीति से घर नहीं चलता। लेकिन इसी बात को, इसी चीज को हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति सामाजिक चेतना की चाबी है। अगर आप राजनीति में प्रतिभागी नहीं होंगे, अगर आप राजनीति में भाग नहीं लेंगे, तो आप समाज में बदलाव नहीं ला सकते, आप देश में बदलाव नहीं ला सकते, आप प्रदेश में बदलाव नहीं ला सकते। मेरे ख्याल से अगर आप राजनीति में भाग लेंगे, आप समाज का बदलाव करेंगे, आप प्रदेश का बदलाव करेंगे, आप देश का बदलाव करेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि बुजुर्गों में कुछ खामियां हैं, कुछ गलतियां हैं। बुजुर्गों में अगर होश है तो युवाओं में जोश है। अगर जोश को बराबर रखना है, को लाइव विद गौरव पंद्रे, मुझे माफ करिएगा, मैं आप किसी को लाइव नहीं ले पाऊंगा, और मुझे क्षमा करिएगा, ये मेरा पहला लाइव है, काफी संकोच चीज सा मन लग रहा था, लेकिन अभी ठीक हो गया है। तो जो मेरा टॉपिक है राजनीति वाला, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारा समाज जो काफी बहुत दयनीय स्थिति से आज उस लेवल पे उठकर आया है कि वो अपने आप को, सारे समाजों को ये बता रहा है कि हाँ, हम धीरे धीरे उठ रहे हैं। और इस चीज में हमारे जितने भी सामाजिक जनचेतक थे, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि वही आज हमारे आदर्श है। राजनीति में लोग बोलते हैं कि जब कोई युवा बड़ा होता है, तो मैं अपने माता पिता का धन्यवाद कहूंगा कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि क्या बनोगे बड़े होके, तो मैंने ये कहा था कि मुझे समाज सेवा करना है।
उन्होंने मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि ये बोल के कि समाज सेवा में कुछ नहीं है। मैं 5 साल से अपने समाज सेवा के सारे कार्यक्रम बालाघाट में देख रहा हूँ। मैं आप लोगों को वो व्यक्तित्व भी बताऊंगा जब 2 अप्रैल को 2018 में बालाघाट में लाठीचार्ज हुआ था। काफी रोचक तथ्य है, मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन जब आदिवासियों की सरकार नहीं होती है, जो कि हम राजनीति से चुनते हैं, तो जब उसकी कमी होती है तो हमें किस किस चीजों का सामना करना पड़ता है, मैं वो भी बताना चाहूंगा। और जब किसी अभी बालाघाट में काफी दर्दनीक दुखद घटना हुई थी। बालाघाट में एक फेक एनकाउंटर हुआ था अपने सगा समाज के एक व्यक्ति है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ध्रुवे जी थे वो। उनका फेक एनकाउंटर हुआ, लेकिन हम लोग लड़ाई लड़े, हमने रैलियां निकाली। उसके दरमियान, उस रैली के दरमियान संजय उइके जी, विधायक भैयर और मुझे कोरोना हुआ था। फिर से 15 दिन बाद रैली हुई। उस रैली में मैं ठीक होके फिर से मैं गया था। लेकिन आप यकीन मानिए, सरकार अगर हमारे साथ नहीं है तो आप कुछ भी कर लिए, ना जिलाधीश महोदय पे कार्रवाई हुई, ना पुलिस अधीक्षक महोदय पे कार्रवाई, ना उन पुलिस कर्मचारियों के ऊपर जिन्होंने उस, जो आरोपी था भी नहीं, जो आरोपी थे नहीं, वो मछली पकड़ने गए थे, उन आदिवासी भाइयों पर गोली चलाई गई। उन्हें नक्सलाइट का नाम दिया गया और उन्हें उनका फेक एनकाउंटर किया गया। हम 2 दिन बाद गए, जब ये एनकाउंटर हुआ हम लोग उनके घर 2 दिन बाद गए, तो गांव की बाउंड्रीज पे पुलिस वाले लगा दिए गए थे, सीआरपीएफ वाले, पुलिस वाले लगा दिए गए थे कि कोई गांव की सीमा में अंदर ना घुस पाएगा। हम बालाघाट से सारे सामाजिक कार्यकर्तागण, जिसमें आदरणीय मेरी माता जी श्रीमती हिरासन उइके जी के नेतृत्व में हम लोग गए थे। और मैं इसलिए गया था क्योंकि मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ आदिवासी विकास परिषद का, और मेरे साथ में समस्त साथीगण और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता थे। हम गए तो पता चला कि वो गाँव के अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। हम गए, जाके बात किए, तो जो उनकी सुपुत्री थी, जो मेरी बहन है, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि वो अपने जो झाम सिंह ध्रुवे जी थे, वो मछली पकड़ने गए थे, उनके साथ में उनके भाई गए थे। आप यकीन मानिए, पुलिस वालों ने फेक एनकाउंटर इसलिए किए ताकि उनको प्रमोशन मिल जाए। हमने इस बात को उठाया। बालाघाट में 6 विधायक आए, 7 विधायक आए, रैलियां निकली, 2-3 बार रैलियां निकली, कलेक्टर को ज्ञापन दिए, लेकिन क्या मिला? मतलब अगर आप यकीन मानिए, एक आदिवासी मुख्यमंत्री रहता, एक आदिवासी समाज का हितैषी मंत्री होता, अब यकीन मानिए आरोपियों को सजा मिलती। लेकिन आज तक वो आरोपी खुले घूम रहे। आज भी वो कलेक्टर और एसपी बालाघाट जिले में स्टेबल है। तो आप कैसे मान सकते कि आप समाज सेवा करके किसी दुखी इंसान को न्याय दिला पाएंगे? मैं आपको फिर से बोलूंगा, ये सोच बदलनी पड़ेगी कि आप सरकारी नौकरी करने से समाज को बदल सकते हैं। राजनीति सामाजिक जन चेतना की चाबी है। मैं बचपन में आदरणीय हीरा सिंह मरकाम दादाजी के साथ में दौरा करता था। मैं बहुत छोटा था, मेरी माता जी ने नौकरी छोड़ी और मैं छोटा था, इसलिए मैं हमेशा उनके साथ में रहता था और मुझे अच्छा लगता था दादाजी के सानिध्य में रहकर उनसे कुछ सीखना। वो जब भी बालाघाट आते थे तो मैंने उनसे एक चीज सीखा, स्वावलंबी बनो, मर भी जाओ पर समाज के लिए कुछ करके जाओ। उन्होंने इतना कुछ सिखाया है हर एक समाज को। आज हर एक इंसान अपने जोर से हाथ हिलाकर ये बोल सकता है कि जय सेवा जय बड़देव। ये उनकी देन थी। अतराम नाना जी के कारण आज कछाड़गढ़ यात्रा हो रही है। कंगाली दादाजी ने धर्म आंदोलन चलाए। ऐसे कई जनचेतक है हमारे समाज में जो लगातार कुछ ना कुछ जनचेतना आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन आज भी हम लोगों को सफल होने में थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि आज भी हमको यह लग रहा है कि सरकारी नौकरी करेंगे तो हमारा परिवार खुश होगा, पर समाज खुश नहीं हो सकता। अगर आपको आगे बढ़ना है, पंचायत से शुरू करिए। मैं वो सारे युवाओं के लिए है जो आदिवासी हैं, जो आदिवासी नहीं भी है। मैं उन युवाओं की बात कर रहा हूं, लेकिन खासकर मेरे समाज के युवाओं को, क्योंकि आज भी हम राजनीतिक तौर पे काफी पिछड़े हुए हैं। अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, बालाघाट जिले में सांसद है, सबसे आदिवासी बहुल जिला है, आप लोगों को बताना चाहूंगा। लेकिन सांसद की दृष्टि में आप देखेंगे, आज तक कभी आदिवासी सांसद नहीं बने। कभी भी कोई दुखद घटना होगी किसी आदिवासी परिवार के साथ में, हमको किसी और के घर में दुहाई देना पड़ता है कि साहब यह है हमारा आवेदन, आप हमारी मदद करिए। पर वो क्या मदद करेगा जो हमारा है ही नहीं? उसके लिए, हमारे समाज के लिए, उसके दिमाग में हमारे समाज के लिए कुछ और अलग नजरिया है। तो क्यों सुनेगा? अगर सुनेगा भी तो 2 बार सुनेगा ना, जैसे हमने रैली निकाली 2 बार बालाघाट में। पर क्या मिला? अभी तक आरोपियों की ऊपर कार्रवाई नहीं। आप पंचायत से शुरू करिए।
पार्षद का चुनाव लड़िए, नगर पालिका में चुनाव लड़िए, विधायक का चुनाव लड़िए, लेकिन ऐसे आदमी को जिताइए जो विधानसभा में जाके, जो संसद में जाके आपके हक के लिए, आपके हित की लड़ाई के लिए आवाज उठाए। मैंने कुछ लिखा है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैंने लिखा है, आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में टोटल 29 लोकसभा सीट है और मध्य प्रदेश में टोटल 48 विधानसभा सीट है जो रिजर्व है एसटी के लिए, 35 सीट एससी के लिए। तो जब मैं आप लोगों को अच्छा वो उदाहरण बताता हूं, जब 2 अप्रैल 2018 या 17 को भारत बंद हुआ था, संपूर्ण भारत बंद, तो भारत बंद था बालाघाट में, मैं युवा मोर्चा का था, तो मुझे जिम्मेदारी मिली कि आप भी सहयोग करेंगे भारत बंद में। तो हम लोग ने अंबेडकर चौक में सारे सर्व समाज के एससी और एसटी सारे समाज के लोगों ने बालाघाट बंद में सहयोग दिया था। तो बालाघाट में जब लाठीचार्ज हुआ, इस पीले गमछे का एक बचपन से तो काफी एहसान है, लेकिन इस पीले गमछे का एहसान बता रहा हूं। उस शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट में एक अन्य समाज की सीएसपी मैम थी। ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि लाठीचार्ज करवा लिया जाए। संपूर्ण बालाघाट में संपूर्ण समाज के लोग एससी और एसटी, उन्होंने एक रैली निकाली और वो रैली यकीन मानिए पूरे मध्य प्रदेश में 3 से 4 जगह लाठीचार्ज हुआ था, उसमें बालाघाट चौथी जगह थी। शांतिपूर्वक रैली में लाठीचार्ज करवाया गया किसी नेता के कहने पे, और आदिवासी समाज के लोगों ने उसमें लाठीचार्ज में मार खाया। सबसे पहले महिलाओं मातृशक्तियों ने मार खाई, नीचे जमीन में गिरे पड़े हुए थे। मैंने एक आदरणीय माता जी को, जब लाठीचार्ज हो रहा था, लोग तितर बितर हो गए थे, मैंने अपने हाथों से एक आदरणीय माता जी को हाथ में उठाया। रिकॉर्डिंग कर रहा था एक न्यूज चैनल वाला। जब पुलिस वाले मेरे पास आए मेरे को मारने के लिए, उस रिकॉर्डर जो प्रेस वाला था उसने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया। मतलब ये दोगली नीति समझिए आप, कि इस देश में अगर आप आदिवासियों के हित की बात करोगे तो कोई मीडिया आपका समर्थन नहीं करेगी। उसने रिकॉर्डिंग बंद किया। किस्मत से आपको बताना चाहूंगा कि लाठीचार्ज का एक नियम है कि पैरों के नीचे लाठीचार्ज किया जाता है। उसने 2 बार मुझे सिर पे मारा, मैं ऑन स्पॉट खत्म हो सकता था, लेकिन ऐसी एक पीले गमछे ने मुझे बचाया। फिर वो एक आंदोलन था जिसने मेरे मन की स्थिति को बदल दिया कि अगर मैं आज मार खा रहा हूं समाज के लिए, जबकि मैंने उन बूढ़ी माता जी को बचाया, तो ऐसे ही मैं कई लोगों को और बचा सकता हूं। फिर हमने शांतिपूर्वक मार्च निकाला, अंबेडकर चौक में हम जमा हुए, हमने कलेक्टर को बुलाया, ज्ञापन दिए, लेकिन एक बात समझ में आई, अगर हमारा विधायक वहीं पे होता, अगर वहीं पे हमारा सांसद होता, अगर वहीं हमारा मुख्यमंत्री होता, तो हम पर लाठीचार्ज नहीं होता। इवन ये जो SC ST का एट्रोसिटी एक्ट हटा था, वो भी नहीं हटता। आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश में क्या है, 35 है SC ST, लेकिन आज भी हम दोनों आपस में अलग अलग हैं। आदिवासी कभी वर्ण व्यवस्था में भरोसा नहीं करते थे, वो हमेशा से प्रकृति पूजक है। तब भी बाबा साहब अंबेडकर जी के कारण आज भी हम लोग परस्पर भाई भाई हैं। उनके साथ में अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो आप यकीन मानिए राजनीतिक तौर पे हमारी बुनियाद काफी मजबूत होगी। बचपन में मैं जब 6वीं से 8वीं क्लास में था, तब मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 3 विधायक चुने गए थे। आदरणीय पेनवासी मनमोहन सावट्टी जी, आदरणीय घनसौर विधायक उइके चाचा जी, आदरणीय दरगू सिंह उइके चाचा जी। ये एक स्वर्णिम युग था गोंडवाना काल के लिए, गोंडवाना साम्राज्य के लिए, गोंडवाना पार्टी के लिए, क्योंकि पहली बार किसी पार्टियों को पता चला था कि आदिवासियों में एक शक्ति है, आदिवासियों में एक ताकत है, जो बदलाव की चाहत रखते हैं, ना जो कांग्रेस की सुनते, ना जो भाजपा की सुनते। उन्होंने बदलाव कर दिखाया, लेकिन बदलाव का प्रतिफल क्या मिला? आज वहीं पे गोंडवाना के नाम से 4 से 5 पार्टियां हो गई। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं, ये लोग तोड़ेंगे आपको, ये लोग मोड़ेंगे आपको, ये लोग आपको डाइवर्ट करेंगे। पर युवाओं की बात हो रही थी ना यहाँ पे अगर युवा होता है, युवा में 2 खासियत होती है, या तो चुप जाएगा या तो लड़ेगा। जैसे मैंने मार खाया, मैं बोल रहा हूं मैंने मार खाया, मेरे को लाठी पड़ी थी, पर उस दिन मैंने ठान लिया, जब भी बालाघाट में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं भाग लेता हूं, मैं खुले तौर पे बोलता हूं कि भैया मेरे को करना है समाज सेवा, मैं कर रहा हूं समाज सेवा आज भी,
लेकिन कल को मैं राजनीति स्तर पे अपने उन साथियों को ऊपर उठाऊंगा जिनको ये पता होना चाहिए सामाजिक चेतना राजनीति से आएगी। आप किसी भी पार्टी में रहो, मैं तो ये बोलता हूँ कि आप किसी भी पार्टी में रहो दिल से, मैं किसी एक पार्टी की तरफदारी नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपने समाज के लिए कुछ नहीं किया ना तो लानत है, लानत है। मेरे पास कुछ शब्द है, वो जवानी क्या जिस जवानी की कोई कहानी ना हो, वो जवानी क्या जिस जवानी की कोई कहानी ना हो। अगर मेरे पास कहानी है तो आप लोगों के पास है। इस गोंडवाना दर्शन के पेज के माध्यम से मैं उन समस्त युवाओं को बोल रहा हूं कि अगर आपके पास कोई कहानी नहीं तो किस बात की जवानी, अगर आपने समाज के लिए डंडे नहीं खाए तो किस बात की समाज के लिए आपका खून। मरकाम दादाजी के साथ में मैं रैलियां निकालता था, तो उनके साथ में मतलब मैं उनका परछाई बन के घूमता था, उनसे सीखने मिलता था। तो उन्होंने कहा था कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ अपने समाज के लिए मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि लोग मुझे ये कहे कि हाँ तुम कुछ कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज्यादा मैंने रक्तदान कर दिया। मैं बालाघाट में समस्त समाज के साथ लोगों के साथ में हम लोग बालाघाट में एक रक्तदाता समूह चलाते हैं, जो मोस्टली बालाघाट एक आदिवासी बहुल जिला है। तो उसमें जब भी कोई बैयर, परसवाड़ा, लांजी, किरनापुर से आदिवासी समाज या फिर दूसरे समाज के लोग आते हैं, हमें उनका कॉल आता है, हम लोग जाते हैं और हम लोग रक्तदान करते हैं। क्योंकि मैं युवा हूँ, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी कि मेरा समाज है, मेरा बाहुल जिला समाज का आदिवासी बाहुल जिला है, वहां पे बूढ़ी हॉस्पिटल में कौन आता है? सरकारी हॉस्पिटल में। आप लोगों को अपना भाव बता रहा हूँ कि बूढ़ी हॉस्पिटल मतलब एक सरकारी हॉस्पिटल। तो उस सरकारी हॉस्पिटल में आदिवासी परिवार आता है। आदिवासी परिवार जब भी आता है तो उनके पास में रक्त की इतनी कमी होती है कि कोई डोनेट करने नहीं जाता। तो हमारे जैसे कुछ युवाओं ने ये सोचा क्यों ना रक्त की जब कमी होती है बड़ी हॉस्पिटल में, क्यों ना हम लोग एट ए टाइम में हम लोग जाके अपना रक्त दे दें। ये होता है बदलाव। आप कहीं भी रहे, आप गांव में रहे, आप शहर में रहे, अगर आपने बदलाव सच में चाहते हैं, आपको अपना शहर बदलना है, आपके शहर में रोड नहीं है, आपके गांव में रोड नहीं है, आपके गांव में विकास नहीं हो रहा, आपके गांव में लाइट नहीं है, आपके गांव में अनैतिक काम हो रहे, आपके गांव में घोटाले हो रहे, तो सबसे पहले युवाओं को आना पड़ेगा। हमारे माता पिता, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्या हुआ, देश आजाद हुए बहुत कम समय हुआ है। इसके पहले उन्हें अंग्रेजों ने हमें लूटा, इसके बाद की सरकारों ने हमें लूटा। कभी भी आदिवासी समाज के लोगों को ऊपर उठने का मौका नहीं दिया। अगर ऊपर उठने का मौका भी दिया तो किसी को सांसद बना के उसको शांत करवा दिया गया जो ज्यादा बोलता था, किसी को विधायक बना के उनकी पार्टी वालों ने दबा दी। लेकिन कोई भी परोक्ष रूप से सामने पे खड़ा होकर आवाज नहीं उठा पाया। अगर आवाज भी उठाया तो उसको हरवा दिया गया। तो हम युवाओं की क्या जिम्मेदारी होती है? हम युवाओं की जिम्मेदारी ये होती है, कुछ समय के लालच को छोड़कर, जिम्मेदारी सबके घर में, भैया सबके घर में जिम्मेदारी है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि हम पार्ट टाइम के लिए राजनीति क्यों नहीं करते, आप देखेंगे किसी भी पार्टी का कोई युवा नेता बोलता है कुछ समय के लिए कर रहा हूं फिर राजनीति में नौकरी करूंगा। अरे भैया, राजनीति भी एक करियर है। आप यकीन मानिए, आप बिजनेस करते हो, आप पैसा कमाते हो, लेकिन किसके लिए? आप परिवार के लिए कमाते हो, और दुकान में जो काम कर रहे हो उसके लिए। आप सरकारी नौकरी करते हो, आप अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के भाई बहनों के लिए बस। लेकिन अगर आप सामाजिक काम करते हो तो आप पूरे समाज के लिए, क्योंकि अगर समाज विकसित होगा तो आपका जिला विकसित होगा, जिला विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तो आपका देश विकसित होगा। और सबसे पहले हमारा देश आता है, वो शुरू होता है हमारे समाज से। और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे मैं राजनीति की बात करता हूं तो आज टोटल मैं बताया था 48 विधानसभा सीट है। 48 विधानसभा सीट में कभी भी किसी आदिवासी परिवार के साथ में कोई भी गलत काम होता है, अत्याचार होता है, आपने कभी 48 विधायकों को एक साथ खड़े होते हुए देखा है? चलिए वो छोड़िए, 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद हुआ था तो आपने 48 एसटी विधायकों के मुंह से कभी सुना था कि मैं भारत बंद का समर्थन करता हूं? या फिर कभी किसी विधायक के मुंह से सुना था कि मैं उन आंदोलनों में समर्थन होकर मैं सामने खड़े रहूंगा? हमारे देश में बात यह है कि जब हम किसी इंसान को चुन के विधानसभा या लोकसभा में भेजते हैं तो वहां पे वो सांसारिक सुख देखकर वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूल जाता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। हमें बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि भैया इस देश का दूध का कर्ज चुकाना पड़ेगा, इस समाज के दूध का कर्ज चुकाना पड़ेगा, आपको जिसने चुना उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। किसी गरीब इंसान
ने अपनी बेटी की शादी होने के पहले अपने घर से जितना रुपए जमा किया था उतना आपको चंदे के रूप में दिया, क्योंकि वो आपको चुनाव में जीताना देखना चाहता था, जीतते हुए देखना चाहता था। किसी गरीब व्यक्ति ने साइकिल में आपके चुनाव का प्रचार करके आपको इसलिए जिताया क्योंकि आप उसके क्षेत्र का विकास करोगे। किसी गरीब लंगड़े व्यक्ति ने आपके चुनाव प्रचार में पैदल पैदल प्रचार किया झंडा उठा के, ताकि आप चुनाव जीते और आप उसके पैरों में कृत्रिम पैर लगाए। उसके मन मस्तिष्क में कोई लोभ नहीं था, पर वो चाहता था कि आप चुनाव जीते और आप उसके क्षेत्र का, उसके समाज का, उनके लोगों का, उनकी बहु बेटियों की रक्षा करिए। इस पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार हमारे प्रदेश में होता है और सबसे ज्यादा अत्याचार हमारी समाज की मातृशक्तियों पर होता है। लेकिन हम क्या कर पाते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? हम एक अशांतिपूर्वक या शांतिपूर्वक एक मार्च निकालते हैं, हम कलेक्टर के नाम पर हाय हाय करते हैं, एसपी के नाम पर मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। लेकिन जब भी सामाजिक रूप से विधायक या सांसद की बारी आती है कि वो हमारा समर्थन दे, या सेंट्रल मिनिस्टर की बारी आती है कि वो हमारा समर्थन दे, तो वो समर्थन नहीं देते। वो ये बोलते हैं, तुमने मुझे वोट नहीं दिया, मैं क्यों बोलूं तुम्हारे बारे में। बहुत दुखद घटना है। ठीक है, ये कुछ प्रश्न है जो मुझे लोगों ने प्रेषित किए थे ताकि मैं आप लोगों के सामने बोल सकूं। ठीक है, राजनीति से युवा क्या सीखेंगे? ये कुछ प्रश्न थे जो मुझे भेजा गया था ताकि मैं आप लोगों के जो प्रश्न होंगे मैं उसका उत्तर दे सकूं। मुझे माफ करिएगा। राजनीति से युवा क्या सीखेंगे? जब तक आपको अपने सामाजिक जिम्मेदारी की चीजें पता नहीं होगी, आपको आपके सामाजिक चेतना के बारे में जानकारी नहीं होगी, आपको आपके सामाजिक जिम्मेदारियों की जानकारी नहीं होगी, आपको अपने समाज के लोगों की गरीबी को दूर करने की जिम्मेदारी पता नहीं होगी, तब तक आप क्या सीख पाएंगे? तो मैं बता रहा हूं, समाज तब आगे बढ़ेगा जब राजनीति आएगी। सेवा जौहर आप सभी का, आप लोग जितने भी मुझे कमेंट करते जा रहे हैं, माफ करिएगा मैं आप लोगों को प्रत्युत्तर नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि समय कम है और मुझे अपनी पूरी बात खत्म करना है, क्योंकि आधे घंटे में मैं सिर्फ राजनीति के बारे में बात किया हूँ। इसके बाद में आदिवासी धर्म कोड जो हमें मिला था उसके बारे में मुझे बात करना है। और दूसरा प्रश्न ये था कि देश में क्या बदलाव आएगा। आपने देखा है कि बालाघाट जिले में कुछ सालों पहले एक कलेक्टर आए थे। ऐसे तो कलेक्टर बहुत हैं जिलाधीश महोदय, लेकिन एक कलेक्टर आए थे, चंद्रशेखर सर। उन्होंने बालाघाट जिले वासियों को यह बताया कि आपका बालाघाट जिले में ऑलरेडी बहुत सी सुंदरता है, आप लोगों ने नहीं देख पाए, या कि पहले के नेताओं ने या फिर पहले के जिलाधीश महोदय लोग ने उसको सुधार नहीं कर पाया। उन्होंने बालाघाट है और उन्होंने बताया। वैसे ही हमारे समाज के युवाओं के अंदर में प्रकृति प्रेम है, उनके अंदर में कई सारी कलाएं हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे विचार है जिनको नया इनोवेशन कहते हैं। अगर आप राजनीति में आएंगे तो आप नए नए विचारों को सामने लाएंगे, आप सामाजिक चेतना में नए विचार ला पाएंगे। पुराने लोग बहुत पहले से काम करते आ रहे, वो बहुत से जन चेतना ला चुके हैं, इसे गिनती में नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जन चेतना लाए इस आदिवासी समाज के लिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं अजय वरकड़े जी, मैं कमेंट पे चलेगा। तो आप यकीन मानिए, आप राजनीति को करियर के रूप में चुनिए। आप धीरे धीरे शुरुआत करिए, आप में थोड़ा सा सुधार होगा, फिर थोड़ा सुधार होगा और थोड़ा सुधार होगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा आप समाज के लिए कुछ बदलाव करेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा आपका नाम पे उस स्थान का परिचय होगा। जैसे हम किसी का नाम लेते हैं, मेहताब सिंह उइके जी, सेवा जौहर, जैसे हम उइके जी का लेते हैं। उइके जी मान लीजिए मंडला से है, तो हम मंडला को मेहताब सिंह उइके जी के नाम से नहीं जानते, लेकिन अगर उइके जी ने सामाजिक सेवा में ऐसा जन चेतना लाया कि हम बोलेंगे कि उइके जी रहते हैं मंडला में, मंडला जिले को जानेंगे कि उइके जी वहां रहते। ये होती है राजनीति की ताकत, ये होती है सामाजिक चेतना की ताकत। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि सालों साल सामाजिक चेतना की बातें करते हैं हम लोग, सालों साल 12 महीने 365 दिन सामाजिक चेतना पे काम होते हैं कि यहाँ पे कोई धर्म पूजा हो रही है, यहाँ पे कहीं बड़ादेव पूजा हो रही है, यहाँ पे कोई गोंगो पूजा हो रही है। लेकिन जब भी हम राजनीति स्तर पे बात करते हैं कि चुनाव आ रहे, तो चलो ठीक है, हम लोग सामाजिक संगठन एक होके एक पार्टी को चुनाव जिताते हैं।
चलिए हम बात करते गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को हम जिताते क्योंकि ये हमारे समाज की पार्टी है। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, माफ करिएगा, मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं ले रहा। पर तब वो ये बोलेंगे कि हम राजनीति में नहीं पढ़ते, हम सामाजिक चेतना में सुधार लाना चाहते। भैया, आप राजनीति में सुधार लाओगे तभी तो समाज सुधरेगा। ये आप सभी बुजुर्गों को समझने के चाहिए मेरे ख्याल से। मैं माफ करिएगा, आप सभी बुजुर्गों से मेरा ये विनती है कि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि चुनाव के वक्त आपके समाज सेवा को क्या हो जाता है। आप सभी सामाजिक संगठन एक जगह बैठ के युवाओं को प्राथमिकता क्यों नहीं देते कि भैया हमने बहुत समाज सेवा कर लिए, अब युवा तू जा और तू विधानसभा में हमारे समाज की आवाज उठा। पर नहीं, हम किसी पार्टी को हम सम्मान देकर उसको जिता देंगे और वो विधानसभा में जाके हमारी बात नहीं रखेगा। 48 विधायक में कितने विधायक हमारी बात उठाते, गिनती चुनती के होंगे, आप सभी को पता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। युवा वायु, अगर वायु चक्रवात के रूप में आए तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, और युवा ये बात भूल चुका है। युवा भूल चुका है क्योंकि उसको जिम्मेदारी है, युवा भूल चुका है क्योंकि उसको परिस्थितियां मारती है, युवा भूल चुका है क्योंकि वो पढ़ाई के कारण भूल जाता है, और युवा इसलिए भूल जाता है कि उसको परिवार की इतनी सारी जिम्मेदारी है जिसके दबाव में आकर वो नौकरी की तलाश करता है। एक जिम्मेदार युवा जो सामाजिक चेतना ला सकता था, लेकिन वो गरीबी, जिम्मेदारी और पारिवारिक की जिम्मेदारियों के कारण वो इतना दब जाता है कि वो राजनीति में जिम्मेदारी नहीं निभा पाता। आज की मुख्य परेशानी ये है। हर एक परिवार को मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, जितने भी सगा समाज के मेरे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने घर के बच्चों को, आप अपने घर के भाइयों को, युवाओं को, बहनों को आगे आने का एक बार मौका दीजिए राजनीति में। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? नौकरी करके अपने परिवार का पेट भरेंगे, लेकिन यकीन मानिए अगर समाज को सुधारना है तो राजनीति में आगे आना पड़ेगा। फिर चौथा प्रश्न ये था, देश की राजनीति में युवाओं को क्या जरूरत है? विदेशों में, भारत देश में कहते राजनीति गंदी चीज है, आप मत जाइए, वो कीचड़ है। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। राजनीति एक एजुकेटेड लोग टाइप लेवल के लोगों के बीच में होती है। वहां पे एक विकासवादी वाली, डेवलपिंग वाली राजनीति होती है, जहां पे विकास की बात होती है। लेकिन यहाँ पे किसको कैसे गिराना है, किसकी राजनीति खत्म करना है, इस टाइप की। मैं चाहता हूं ये कब तक चलेगा? जब तक हम जैसे युवा आकर उस जो चल रही है चीजें उसको खत्म नहीं कर देते। जी, मैं बताना चाहूंगा। मैं इस जो आपने टॉपिक का है इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिर पांचवा क्वेश्चन ये था, क्या कोई पिता चाहेगा कि उनके बेटे को गंदी राजनीति में चेहरा बनते देखे? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आदिवासी समाज के लोग एक स्वच्छ छवि के होते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि उनके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का लांछन लगे। लेकिन आप भूल गए, इस देश को आजाद कराने में शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर, शहीद सुखदेव 23, 24, 22 साल की उम्र में फांसी पे लटक गए। वीर बिरसा मुंडा जी, टंट्या भील जी, रानी दुर्गावती जी, एक नारी होकर उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ा। वीरांगना अवंतीबाई जी, इन्होंने नारी होकर अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाई। तब तो जितना आज कट्टरता चल रही है हर एक समाज को लेकर, उतनी थी भी नहीं। उस टाइम एक देश था, एक नेशन था, और उस देश की आजादी के लिए सब लोग संकल्पित थे। लेकिन आज जब भी समाज के विकास की बात आती है तो हम लोग क्यों पीछे हट जाते राजनीति से? हम चाहते कि समाज सेवा करे, लेकिन राजनीति क्यों नहीं? समाज सेवा 100 सालों से चलते आ रही है, मान लीजिए, पर आज तक बदलाव आया? राजनीति करते आ रहे हैं लोग, लेकिन ऐसे लोगों को हमने बढ़ा दिए ना, जो आज संसद या विधानसभा में पिछले 30-25 सालों से बैठे हुए हैं, 5 से 6 बार जीत गए, लेकिन क्या किया समाज के लिए? इसलिए आज युवाओं की प्रतिभागी जरूरी है। युवाओं की राजनीति के लिए क्या क्या ये तथ्य मायने रखते, जैसे आदिवासी युवा या भारतीय युवा? मैं हर एक युवा की बात करूंगा, मैं हर एक आदिवासी युवा की बात करूंगा, क्योंकि मैं आज गोंडवाना दर्शन में अपने आदिवासी समाज के बारे में बोल रहा हूँ। भारतीय युवा में हर एक समाज के लोग आते हैं, और हर एक समाज आज उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां से वो विकसित हो रहा है। तो मैं उस भारतीय समाज की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने आदिवासी समाज को आज पहली प्राथमिकता पे रखकर मैं ये बात करना चाहूंगा कि हमारे पास दिक्कत ये होती है, हम पार्टी क्या चुने।
हम परिवार की ज़िम्मेदारी कैसे उठाएँ, हम पैसे कैसे कमाएँ, हमें घर की ज़िम्मेदारी है, बहन की शादी करवानी है, घर का रहन-सहन करवाना है क्योंकि जो पिताजी ने दिया है, उसको मेंटेन करके चलना है, उसको लगातार हम जैसे गरीबी देखें तो हम थोड़ा ऊपर उठ सकें, ये लेकर चलना है। ऐसी ज़िम्मेदारियों के बीच में एक युवा अगर कुछ ठान ले, क्योंकि बड़ा देव, प्रकृति, शक्ति, फड़ापेन, आप जिस भी भगवान, ईश्वर या प्रकृति को मानते हैं, आप यकीन मानिए वो हमको परेशानियाँ इसलिए देते हैं ताकि हम डट के खड़े हुए, हम गिरे फिर डट के खड़े हुए और हम उसके खिलाफ लड़ते रहें। पुराना नज़रिया एक सरकारी नौकरी को लेकर ये था, जैसे हमारे पिताजी के पिताजी यानी हमारे आदरणीय दादाजी पिताजी को लेकर कहते थे कि सरकारी नौकरी नहीं करोगे तो तुम घर में खेत चलाओगे। ज़मीन ज़्यादा नहीं थी हमारी, तो पिताजी को सरकारी नौकरी की तरफ प्रेषित किया दादाजी ने। पर पिताजी का सामाजिक जनचेतना के प्रति इतना ज़्यादा लगाव था कि वो समाज सेवा को प्राथमिकता देते गए। फिर उन्होंने आदरणीय माताजी को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और माताजी चुनाव लड़ी। तो हमारे समाज की खास बात क्या है? वो कभी युवा और युवती में कभी भेद नहीं करता। नारी भी उतनी सम्मानित है जितना एक युवा है, जितना एक पितृशक्ति है। अब जैसे अन्ना जी, क्या सच में रोजगार बढ़ा, ये भी एक समस्या है। जैसे इस देश में तत्कालिक सरकार बोल रही है कि वो हर एक साल 2 करोड़ रोजगार दे रही है। मैं एमएससी एग्रीकल्चर हूँ। मैं आप लोगों को सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी मध्य प्रदेश व्यापम ने 2020 की एक वैकेंसी थी, सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। उसकी वैकेंसी की एग्रीकल्चर में पोस्ट निकली, हमने एग्जाम दिए। अब यकीन मानिए फिर से व्यापम घोटाला हो गया। उसमें आदिवासी युवा, जैसे मैं युवा, मेरे जैसे कई और युवा थे जिन्होंने काफ़ी गरीबी में पढ़ाई करी और आज पोस्ट ग्रेजुएट होकर बैठ गया। जब वो नौकरी देने की बारी आई तो व्यापम का घोटाला हो गया। दिल टूट जाता है, पढ़ाई से मन मुंह उठ जाता है, फिर वो जाकर घर में खेती करता है। आप हथियार उठाइए, जिस हथियार का नाम है राजनीति। अगर उस हथियार को अगर आपने उठा लिए तो आपको कभी भी झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजनीति से आप ऊपर उठेंगे, आप गांव का विकास करेंगे, आप देश का विकास करेंगे, आप अपने समाज का विकास करेंगे। तो आप सभी सम्मानीय दर्शकों से मेरा निवेदन रहेगा, समाज के सारे संगठन के लोगों से मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार रघुनाथ शाह जी, शंकर शाह जी, उनके सुपुत्र देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े, वैसी आप अपने बच्चों को एक बार प्राथमिकता देकर देखिए कि वो राजनीति में कुछ कर सकते हैं आगे। सामाजिक सेवा तो ठीक है, सामाजिक सेवा के साथ में अगर वो राजनीति भी करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा धर्म कोड की बात। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन अंग्रेजों के समय से अंग्रेजों ने हमें जिलाधीश पद का मतलब बताया। मैं आपको एक बात बताने वाला था जो मुझसे छूट गई। सुनैना सिंह जी, मुझे माफ़ करिएगा, मुझे जो टॉपिक दिया गया है, मुझे जो विषय दिया गया है, लेकिन मुझे उस विषय में बोलना था। मैं हर बार गोंडवाना दर्शन में भाग लेती हूँ, लेकिन हमें इतिहास के बारे में कोई नहीं बताता। मैं आपसे ठीक है, मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको धर्म कोड के बारे में बताऊँगा इसके बाद में, लेकिन मैं अपनी कुछ बातें बताना चाहूँगा कि लोग, अगर कोई युवा इस चीज़ को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, तो वो मुझसे कुछ सीख सके। कि हमारे बालाघाट में हमारी गली है जिसका नाम है बूढ़ी। बूढ़ी में 7 साल से रोड नहीं बनी थी। हम हर साल उस रोड में आंदोलन करते थे कि रोड बने। हर साल कोई विधायक आता है, वो ये बोलता है कि रोड बनाऊंगा। 2 बार के चुनाव विधानसभा के खत्म हो गए थे, तो दूसरा विधानसभा चुनाव हो चुका था, फिर से भाजपा का विधायक चुनाव जीत चुका था। उस रोड नहीं बनी थी, तो हम लोगों ने आंदोलन किए, रोड में ब्लॉक कर दिए बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए। तो क्या होता है, अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किए तो पुलिस को बहाना मिल जाता है कि आपको उठाने का। आप यकीन मानिए, तहसीलदार साहब और थाना प्रभारी महोदय आए और एडिशनल एसपी साहब आए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो जनता खड़ी थी वो सारी भाग गई वहां से, क्योंकि हमने बैरिकेड्स लगा दिए थे कि पिछले 7 साल से रोड नहीं बनी। उस टाइम मेरी उम्र थी 21 साल थी। तो
एडिशनल एसपी साहब ने बोला इस युवा को अंदर डालो। मैंने क्या ये बात हुई थी, तहसीलदार जी ने बोला वहां पे जितनी भी उपस्थित जनसमूह था उनको ये बोला कि तुम्हारी औकात कैसी हुई, तो तुमने रोड ब्लॉक किया। मैंने सर आपकी हिम्मत कैसी हुई, आप औकात की बात कर रहे हैं? आप पिछले 7 साल से रोड नहीं बना रहे। आप जब रोड नहीं बना रहे तो हमारा तो नैतिक दायित्व है कि हम विरोध करें आपसे कि भैया रोड बनाइए, हमें मूलभूत सुविधाएं दीजिए। अब बालाघाट आदिवासी बहुल जिला है। पिछले 6 साल पहले आदिवासी क्षेत्र में लाइट आई है। पिछले 6 साल पहले आदिवासी क्षेत्र में लाइट आई है। आज भी आदिवासियों को लेकर अगर आप जाएंगे ना उनके क्षेत्र में, कोई विकास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आज तक हमारी सरकार नहीं बनी, क्योंकि आज तक हमारे जनप्रतिनिधि जो विधायक सांसद बन के जाते हैं वहां पे अपनी बात नहीं रखते कि मेरे क्षेत्र में ये विकास नहीं हो पाया। उनको अपना विकास दिखता है। तो ये चीज मुझे बचपन से खाते जा रही है। तो मेरे अंदर एक सैलाब आया कि चलो मैं लड़ लेता हूँ। मुझे ये लगा कि चलो ठीक है, मैं एडिशनल एसपी को ये बोल देता हूँ क्योंकि मेरे पापा भी पुलिस वाले, में छुड़ा लेंगे, ऐसा मुझे लगा। पर एडिशनल एसपी काफी बड़ी पोस्ट थी मेरे पापा से भी, तो उन्होंने ये कहा कि इस युवा को अंदर डाल दो। मैं बिना डरे, मैं उनके डग्गे में जो होता है उनका पुलिस वाहन, मैं नारे लगाते हुए चले गया। मेरे को 4 घंटे थाने में बिठा ले रहे, मेरे ऊपर से केस हुआ। फिर मैंने पता नहीं कैसे ये केस चलता रहा और ये चलता ही रहा, फिर खत्म हो गया एक दिन। तो मुझे आपको ये बताने का इसलिए ये था कि जब भी आपको कोई गलत काम करते हुए दिखता है तो आप लोग कम से कम आवाज उठाइए। आप आवाज उठाएंगे तभी सामाजिक लोगों में ये जनचेतना आएगी कि हाँ, हमारे समाज का एक युवा खड़ा है जो गलत चीजों के लिए बोलता है। और जब अगर आप खड़े हुए ना, अब आप बालाघाट में देखेंगे जिस प्रकार से मैं रक्तदान करता हूँ। मैं आदिवासी दिवस के दिन 9 अगस्त को रक्तदान समूह, मेरे साथ के युवा साथी लोग रक्तदान करवाते हैं। हम लोग 24 जून को रक्तदान करवाते हैं। ऐसे जितने भी सामाजिक सम्मेलन होते हैं हम लोग उसमें रक्तदान करवाते हैं। इससे जो दूसरे क्षेत्र के युवा, बैयर, लांची, किरनापुर, परसवाड़ा, जब ये बालाघाट आते हैं और हमारी यूनिटी देखते तो ये बोलते कि हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। ये चीज मुझे काफी अच्छी लगती है। चलिए मैं कुछ सिखा तो रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने वाले समस्त युवा साथियों से मेरा निवेदन है, आपको जहां भी मौका मिलता है, जैसा भी मौका मिलता है, आप उस मौके का लाभ उठाइए। आप अपनी आवाज अपने क्षेत्र में रखिए, अपने लोगों के बीच में रखिए, अपने समाज में रखिए, फेसबुक के माध्यम में रखिए। जहां भी अन्याय हो रहा है आप वहां पे अपनी आवाज उठाइए। जिलाधीश महोदय को बताइए, पुलिस अधीक्षक महोदय को बताइए, ताकि वो आपकी बात सुने। अगर नहीं सुनते तो आप अपने क्षेत्र के एमएलए एमपी को बताइए। रही बात धर्म कोड की, बात करेंगे। अब मैं फिर से राजनीति में नहीं जाऊंगा। जी ध्रुव मौसी जी, धन्यवाद आपका। आप सभी लोग मेरे रिश्तेदार हैं। आप जितने भी मुझे कमेंट कर रहे हैं तो मुझे माफ करिएगा, मैं किसी को जय सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, सेवा जोहार नहीं कर पा रहा हूँ। तो अंग्रेज जब आए उन्होंने देखा कि भारत देश में जातिवाद बहुत फैला हुआ है। मैं आप लोगों को अपने स्तर के जानकारी से बताना चाहूंगा जितना मैंने पढ़ा है। मैं दिल्ली में रहा हूँ, मैं आगरा में रहा हूँ, मैं भोपाल में रहा हूँ, मैं इंदौर में रहा हूँ। मैं हमेशा घूमते रहा हूँ पढ़ाई के लिए। मैंने ऐसे ऐसे क्षेत्र देखे जहाँ पे आज भी कट्टरवाद है, समाज को लेके, जातियों को लेके, जहाँ पे ऊंच नीच की भावना रखते हैं। तो मैंने वहां पे उनसे सीखा कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो इस देश में जो जातिवाद था वो कभी कम नहीं होता। तो जब अंग्रेज आए उन्होंने हमारा शोषण किया, लेकिन जो पिछले 5000 का शोषण था ना, वो 200 साल के शोषण से बहुत कम था। चलिए हम देश से आजाद, ये अंग्रेजों से आजाद हुए, रियासतों से आजाद हुए, राजाओं से आजाद हुए, जमींदारों से आजाद हुए, लेकिन जातिवाद से आज तक आजाद नहीं हो पाए। और ये काफी दुखदाई है इस देश की पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, कि आज भी हम लोग अपने धर्म कोड को नहीं मिल पा रहा है हमें। आदिवासी समाज जो वो समाज कहलाता है जो प्रकृति पूजक होता है। इस देश में 800 से ज्यादा आदिवासी जातियां हैं जो एक जैसी रीति रिवाज को मानती है, लेकिन उनकी पूजने का तरीका अलग अलग होता है प्रकृति को। और सारी प्रकृति पूजक होती है। जितनी भी आदिवासी जातियां हैं उनका धर्म एक है, वो है आदिवासी समाज का धर्म। मतलब उनको अपने पूर्वजों को पूजने का तरीका, या फिर जिस आराध्य को वो मानते हैं उनको पूजने का तरीका, ये काफी अलग होता है। लेकिन आदिवासी इस देश में 800 है, 800 टाइप की आदिवासी जातियां हैं। और इस देश में 10.5 करोड़ आदिवासी है 2011 की जनगणना के अनुसार, जो इस देश का 8.5% जनसंख्या बनाता है।
1881 में जब जनगणना हो रही थी पहली बार, 1881 में जब अंग्रेज थे, तो उन्होंने एक नियमित जनगणना कहा गया था, जिसमें हमें ये कहा गया कि एब ओरिजिनल ट्राइबल, जो 1881 की बात थी। तब हम धर्मकोड की बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हर 10 साल में जनगणना होती है। उस जनगणना में आदिवासियों का स्थान में कोई कॉलम नहीं होता। पहला क्वेश्चन होता है आपका नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन होता है कि मैंने लिखा है आपकी नागरिकता क्या है। तीसरा, पहले जब होता था जनगणना, तो तीसरा क्वेश्चन ये होता था, प्रश्न ये होता था कि आपका धर्म क्या है। तो उसमें 9 कॉलम हुआ करते थे कि आप हिंदू है, आप इस्लाम मानते हैं, आप क्रिश्चियन मानते हैं, आप सिख मानते हैं, आप जैन मानते हैं, आप पारसी मानते हैं, आप बुद्धिस्ट मानते हैं, आप ज्यूस मानते हैं, या आप ट्राइब मानते हैं। अब आप लोगों को समझना होगा कि ऐसी क्या साजिश हुई कि 1951 के बाद में ट्राइब के कॉलम को हटा दिया गया। कमलेश दादा, हमारा ट्राइब युवा कांग्रेस भाजपा की गुलामी से कब आजाद होगा? दादा, ये बहुत मुश्किल प्रश्न है। इसलिए है क्योंकि जो हमारा तीसरा ऑप्शन था, दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जो परिकल्पना करते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की रचना की थी, उस एक समय 2003 में हम काफी कामयाब हो गए थे, जब कांग्रेस और भाजपा थर-थर कांप रही थी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नाम से। उनका एक-एक कार्यकर्ता 15 से 20-40 किलोमीटर पैदल चल के पीला झंडा, हाथ में कुल्हाड़ी निशान लेकर प्रचार करता था, और घर में जाकर 1 रुपए और 1 किलो चावल और 10 रुपए लेते थे, और ऐसे करके विधायक जिताए। लेकिन क्या होता है, जब भी आप संगठित होने की ताकत रखते हैं, वैसी समाज को विघटित करने वाले कारक पैदा हो जाते हैं। जब भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उठी है, तब कांग्रेस भाजपा ने काटने की कोशिश करी है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आपको अगर विकल्प मिल रहा है किसी और पार्टी में जाने का, तो आप जाइए। अगर आप अपने समाज के लोगों की आवाज पुख्ते तौर पे उठा सकते, अगर नहीं उठा रहे, तो आपको जाना गुनाह है, मत जाइए, लाजमी नहीं है। अगर आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को फिर से जीवित करके उठा सकते हैं, आज भी मैं बोल रहा हूं, 10 गोंडवाना को छोड़ के 1 गोंडवाना को फिर से ऊपर उठाइए। मैं गारंटी दे रहा हूं, 48 विधायक है एसटी के, 48 की 48 विधायक अगले विधानसभा चुनाव में जीतेंगे। 4 या 6 आदिवासी रिजर्व सीट है लोकसभा की, उन सीटों में जैसे शहडोल, मंडला, अब यकीन मानिए आदिवासी समाज का, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, या फिर जिस भी पार्टी गोंडवाना से संबंधित जो भी पार्टी है, गोंडवाना आंदोलन को लेकर, गोंडवाना समग्र क्रांति को लेकर जो पार्टियां चल रही है, उस पार्टी का नेता, जो कार्यकर्ता होगा, जो समाज की बातों को लेकर आगे बढ़ेगा, हम उसको चुनाव जिताएंगे, और मैं गारंटी पुख्ते तौर पे कह रहा हूँ। उषा किरण आतराम, नानी जी आपको सेवा जोहार। क्योंकि जैसा कि मेरी माता जी हमेशा कहती थी कि हम राजा थे, हम सोने के सिक्के चलाते थे, हमारे गढ़ थे, हमारे पुरखे थे, हम राजाओं के वंशज है, हम क्यों किसी के अंदर की गुलामी करें? अगर गुलामी नहीं करना है, तो हमें अपनी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को फिर से वापस ऊपर उठाना पड़ेगा। पार्टी नहीं, गोंडवाना समाज को उठाना पड़ेगा। आप गोंडवाना समाज को ऊपर उठाइए। आप आदिवासियों को एक तीर एक कमान, उन सबको बताइए एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान। जिस दिन आपने ये बात समझा दी सबको, जिस दिन एक झंडे, एक बैनर, एक घर के नीचे सारे आदिवासी आ गए, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी समाज का है। 35 विधायक शेड्यूल कास्ट के, 48 विधायक शेड्यूल ट्राइब के, आ गया शेड्यूल ट्राइब के। हम विधायकों से इन इतने विधायकों से हम एक मुख्यमंत्री जरूर बना सकते हैं। तो फिर मैं धर्मकोड की बात कर रहा था। तो धर्मकोड था 1881 में पहली बार प्राथमिक नियमित जनगणना हुई। उसमें 9 कॉलम बने। 9वां ट्राइबल कोड था, अपना ट्राइबल कोड था, 9वां कोड था, जिसमें जब जनसंख्या हो रही थी, जनगणना हो रही थी, उसका नाम था सेंसस ऑफ इंडिया 1951। एन्यूमरेटर्स बुकलेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जब भी सरकार किसी कर्मचारी को जनगणना के लिए भेजती है, तो कुछ इंस्ट्रक्शन बनाती है, कुछ जानकारियां बनाती है कि आपको सामने परिवार में जाकर क्या क्या पूछना है सामने वाले लोगों से। तो उसमें 3 क्वेश्चन में बता चुका हूं। पहला नाम, दूसरा रीजन, दूसरा नागरिकता, तीसरा था धर्म। तो धर्म में हमको 9वां कोड था, तथा उस वक्त 90 के आगे यह लिखा था कि
90 के आगे एक और ऑप्शन था कि अगर आपका कुछ और धर्म है तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि आपका कौन सा धर्म है। लेकिन जब 1951 में जनगणना हुई तब वहां पे 90 को काट दिया गया और वहां पे ये लिखा गया 7वें क्वेश्चन में, सातवें यानी 6 तो दिया गया हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, जैन करके, और जब 6वां दिया तो उसको दिया गया अदर, और वहां पे उसके नीचे ये लिखा गया कि अगर आप किसी और धर्म के हैं तो वहां पे लिखिए, लेकिन वहां पे अपना धर्म कोड मत डालिए। मतलब एक तरफ आप ये बोलते हैं कि आदिवासियों को हम देश आजाद होने के बाद में 9वां कोड देते हैं, और जब दूसरी बार जनसंख्या गणना होती है तो आप उस धर्म कोड को हटा देते हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। अगर आज हमने नहीं समझे तो ये एक साजिश इसलिए है, मैं इसको साजिश इसलिए कहूंगा, ये एक राजनीतिक मंशा है कि आदिवासी अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को भूल जाए। आदिवासियों को हम इस तरह से डाइवर्ट कर दे कि हम लोग अपनी प्रकृति पूजा को भूल कर हम दुनिया के, मैं दूसरे धर्मों की बुराई नहीं करूंगा क्योंकि मेरा समाज, मेरा धर्म कभी नहीं सिखाता कि दूसरे धर्म की बुराई करूंगा। मैं आप लोगों को पर मैं अपने शॉर्ट वक्तव्य से मैं ये कहना चाहूंगा कि एक संगठन है इस देश में जो बहुत कट्टरता फैला रहा है, उस संगठन का मैं नाम नहीं लूंगा। उस संगठन का प्रमुख पिछले साल 2 अप्रैल को, पिछले साल नहीं, 2019 की 2 अप्रैल को, मैंने लिखा है 7 अप्रैल को, सॉरी 7 फरवरी को, 7 फरवरी 2020 को ये कहते हैं कि उन्होंने बयान दिया न्यूज में और एक कार्यक्रम में थे। उन्होंने ये कहा कि जो 2021 की जो जनगणना होगी हम आदिवासियों को हिंदू धर्म के कोड में लिखवाएंगे। मतलब इस देश के जो 10.5 करोड़ 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग आदिवासी आप हमको हिंदुओं में डाइवर्ट करेंगे। अगर हम हिंदू थे तो हम प्रकृति पूजक कैसे हो गए? क्योंकि हिंदू प्रकृति पूजक नहीं करते, प्रकृति पूजन नहीं करते ना। हिंदू, माफ करिएगा मैं थोड़ा भटक गया था, कॉल आ गया था। हिंदू प्रकृति पूजक नहीं होते, और अगर हम हिंदू हैं तो हमको अलग से धर्म कोड क्यों मिला, ये हमें समझना होगा साथियों। ये पहले हमें धर्म कोड देते हैं, ये मतलब ये सरकार जो हमें चाहती है कि हम आदिवासी, हम जो प्रकृति पूजक थे, जो हम चारों वर्ण व्यवस्था में कभी आए नहीं थे, हम इनकी वर्ण व्यवस्था में फंस जाए। और ये उनकी राजनीतिक मंशा है ताकि हम लोग आदिवासी चेहरा ना होके, जैसे उनका एक चाल है, जैसे अभी मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार हमें वनवासी भी बोल देती है कभी कभी। मतलब कभी आदिवासी, कांग्रेस बोलती है आदिवासी, भाजपा बोलती है वनवासी, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आरक्षण, जो हमारा आरक्षण नहीं है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो खत्म कर देंगे कि इस देश प्रदेश में आदिवासी बचे ही नहीं। आदिवासी जो वनवासी हो चुके थे, जो वनवासी वो जो हिंदू हो चुके थे। आज हमारे समाज में जागरूकता इसलिए जरूरी है कि जो इंग्लिश स्कूल के बच्चे हैं, जो आदिवासी समाज के हैं, जब वो अपनी रिलीजन लिखते हैं तो वहां पे वो हिंदू लिखते हैं, उनको आदिवासी लिखने में शर्म आती है। क्योंकि आज जिस स्तर पे हम लोग धर्म कोड की मांग को उठा रहे हैं, अगर ये सफल हो जाता है तो उन बच्चों के सामने हम एक आदर्श बन के निकलेंगे कि हमने आवाज उठाई और हमें अपना धर्म कोड मिला। ठीक है, मैं वो बात बता रहा था जब एक संगठन प्रमुख ने हमें ये कहा कि आदिवासी हिंदू है। 7 फरवरी 2020 को हमें ये समझना पड़ेगा कि उनकी मंशा क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा कि उनकी राजनीतिक चाल क्या है। अगर आदिवासी हिंदू बनता है तो उनको क्या लाभ मिल रहा है, और अगर हम हिंदू बनते हैं तो हमें क्या नुकसान होगा। हम आदिवासी नहीं रहेंगे अगर हम हिंदू बन गए तो। हमें धर्म कोड इसलिए चाहिए क्योंकि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, हमें इस पीले झंडे का, इस पीले कपड़े का मान रखना है जो हर एक गोत्र में अलग अलग दिया हुआ है हमें। जैसे मैं उइके, मुझे हरा कपड़ा पहनना है, लेकिन मेरे समाज का कपड़ा पीला है जो मैं लेकर चलता हूं। इस कपड़े की गरिमा बनाए रखना है, इस सरनेम की गरिमा बनाए रखना है जो उइके दिया है। उस मेरी माँ के सपनों को, मेरे पिताजी के सपनों को, गरिमा को, उनके संस्कारों को, उनके सामाजिक दायित्वों की गरिमा मेरे को बनाए रखना है, क्योंकि ये आपकी भी जिम्मेदारी है। आप ये भी ये समझिए, अगर मैं धार्मिक कोड की बात करूं तो आपको भी करना चाहिए। झारखंड के आदिवासी सगा समाज के लोगों ने धार्मिक कोड की बात करी, उनके मुख्यमंत्री ने केंद्र में ये बात भेज दिया। दिल्ली में अभी बात रखने गए थे,
हमारे सरकार समाज के सारे प्रदेशों के लोग, वहां पे उन्होंने बात रखी, जोर शोर से बात उठाई। आप यकीन मानिए, वहां पे अगर कोई मजबूत नेता आता जो संसद में पटल में ये बात रखता जोर तोड़ से, तो इनको आज दिल्ली में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे नेता इतने कमजोर है जो संसद और विधानसभा में जाके अपने समाज के लोगों को बातों को ठोक पीट के बोल नहीं सकते। मान लीजिए मैं सांसद हूं, लोकसभा का, बालाघाट का लोकसभा सांसद हूं। अगर मैं सांसद बन के दिल्ली जाता हूं और अपने समाज के धार्मिक कोड की बात नहीं रख सका, तो किस बात की सांसदी है मेरे को तो उसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस समाज के आरक्षण के बल पे, जिस समाज के कर्ज के बदले में, जिस समाज के दूध के कर्ज के बदले में, जिस समाज के रिश्ते के कर्ज के बदले में मैं सांसद आज बना, उस समाज का कर्ज उतार नहीं पा रहा हूं, तो किस बात का समाज, किस समाज के नाम से मेरी सरनेम चल रही है, किस समाज के नाम से मेरी जात है, किस समाज के नाम से मेरी संस्कृति है। अगर ये संस्कृति नहीं रही, तो ये आदिवासी इंसानियत, जो हमें एक आदिवासी समाज में एक इंसानियत होती है कि आप किसी के भी घर में जाओ, आप आदिवासी समाज के घर में जाओ, समाज के लोगों के घर में जाओ, वहां पे पानी मांगोगे, आपको खाना देंगे। ये है हमारे समाज की संस्कृति। हम प्रकृति पूजक होते हैं, हम प्रकृति को बचा के रखते हैं, हम प्रकृति को इसलिए पूजते हैं क्योंकि प्रकृति हमें हवा देती है, और वहीं पे हमारे पूर्वजों की आत्मा है, और वही हमारे लिए सब कुछ है। फिर कॉल आ गया। ये तो है, हमें चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे देश को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं, तो हमारी मांग भी जायज है ना, कि हम ये मांग रख सके कि हमें एक अलग से धार्मिक कोड चाहिए। भैया, जिसकी जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से आप धार्मिक कोड दो। हमारे समाज के बराबर कई ऐसे समाज है जिनकी जनसंख्या इतनी नहीं है, तब भी उनको धार्मिक कोड दिया गया, तो हमें क्यों नहीं? क्या हम लोग राजनीति के रूप में खिलौने हैं जिनको कभी आदिवासी, कभी हिंदू, कभी कोई दूसरे धर्म का कोड दे दिया जाता है? देखिए, यह एक गंभीर मुद्दा है, जैसे कि आरक्षण, जैसे कि जाति गणना या धर्म कोड। मेरे परम मित्र मोहन मरकाम को सेवा जौहर। हाँ, देखिए, जैसे अस्तर ध्रुव मौसी जी ने कहा कि दादा मरकाम जी ने हमें राजनीति में अपना स्थान और सत्ता हासिल करने के लिए एक मंच दिया। दादा मरकाम जी की एक आदत थी, कभी भी मुट्ठी उठाओ तो अंगूठा बंद करके मुट्ठी उठाना, ये उन्होंने सीख दिया था। इसमें एक एकता आती है, आवाज जोर से ऊपर उठेगी। मैं मरकाम दादाजी का अपना बचपन से एक आदर्श मानते आ रहा हूँ। वो नहीं है तो समाज ने काफी एक महत्वपूर्ण क्षति महसूस करी है। लेकिन यकीन मानिए, आप हम सब में कोई ऐसा युवा है जो दादा मरकाम जी के सपनों को पूरा करेंगे। हम सारे समाज के लोग आज भी चाहे तो आज उनके सपनों को पूरा कर सकते हैं। रही बात धर्म कोड की, उनका एक एजेंडा है, कभी आदिवासियों को वनवासी कह दो, कभी आदिवासियों को आदिवासी कह दो, कभी आदिवासी समाज का, मध्य प्रदेश में की मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में आदिम जाति कार्यालय होता है, कभी उसका नाम दूसरा रख देते हैं, कभी उसका वनवासी कार्यालय बोलते हैं। आजकल तो अभी एक वनवासी गौरव दिवस चालू हुआ है, 19 नवंबर को चालू कर दी है तत्कालीन भाजपा सरकार ने। वो हमें ये चाहती है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टी, माफ करिएगा मैं राजनीतिक पार्टी का नाम लिया, पर है ये तो आप सभी को पता है कि हाँ जी नानी जी, आतराम नानी जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली। धार्मिक कोड की मांग पूरे समाज को संगठित होकर करनी चाहिए, हम हिंदू नहीं है, ये बात हर एक आदिवासी को मालूम होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत नानी जी ये है ना कि आदिवासी समाज को संगठित करने की बारी जब भी आती है तो व्यक्तिवाद वहां पे आ जाता है, कि जब भी, जैसे आपने गोंडवाना दर्शन के नाम से पेज बनाया, तो आपने हमें एक यूनिटी दी, आपने हमको एक मंच दिया कि वहां पे जाकर आप अपने विचार रख सके। लेकिन जब भी विघटित की बातें आती है तो कोई ना कोई ऐसे समाज में विभीषण आ ही जाता है जो समाज को तोड़ देता है, और यहाँ पे आकर युवाओं का मनोबल टूट जाता है। रही बात धार्मिक कोड की, ना हम हिंदू है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ना हम हिंदू है। दादा हमारे नेता लोग विचारों से मर चुके हैं। रमेश कोरचा जी, आदरणीय जी, हमारे नेता मर चुके हैं क्योंकि हमने उन्हें मारा है। मान लीजिए मैं नेता हूं, आप मेरे पास आएंगे ही नहीं परेशानी लेकर, आप मुझे थप्पड़ मारेंगे ही नहीं, तो मैं विश्वास दिला रहा हूं, मैं आपकी जिम्मेदारी भूल जाऊंगा। मैं भूल जाऊंगा कि रमेश कोरची जी कौन है। आप नेताओं के पास जाओ, 4 थप्पड़ मारो,
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक दिन की जेल होगी, लेकिन उसके मन में डर बैठ जाएगा कि भैया सामने वाले ने मेरे को थप्पड़ मारा क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी भूल गया था। अगली बार जब मिलेगा वो आपको, तो आपको नमस्ते करके गुजरेगा और ये बोलेगा कोई काम तो नहीं है कुछ कुर्सी जी। फिर तब भी मैं आप सभी लोगों के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा, ना हम हिंदू है ना ही आर्यन है। हमारी आइडेंटिटी को, हमारी पहचान को कोई खारिज नहीं कर सकता, कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि जितने भी एक मैरिज एक्ट आया था 1955 में, हिंदू विवाह अधिनियम, उसमें हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जितने भी विचार हुए, जितने भी फैसले आए, उन फैसलों के अनुसार आदिवासी कभी हिंदू धर्म में थे ही नहीं, आदिवासी कभी हिंदू है ही नहीं। तो जब सुप्रीम कोर्ट कहता है, जब हाई कोर्ट कहता है, तो क्या कारण है सरकार आज भी हमको अलग से धर्म कोड क्यों नहीं देती? आपको समझना पड़ेगा क्यों। क्योंकि 3 चीज होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राजपालिका। उनमें ऐसा कौन सा व्यक्ति है, मैं राजनीतिक दलों की बात करूंगा, ऐसा कौन सा हमारे समाज का व्यक्ति है जो केंद्रीय मंत्री है, जो हमारे समाज की परोक्ष रूप से संसद पटल में अपनी बात रखता हो? ये तीनों तो उन लोगों ने हाईजैक कर लिया है जो नहीं चाहते कि हमारा धर्म, हमें धर्म कोड मिले, आदिवासी धर्म कोड मिले। तो आज नानी जी ने कुछ विचार करके ही मेरे को ये कहा कि युवाओं को राजनीति में भागीदारी के माध्यम से, शुभम तुम मुझे लोगों को ये बताओ कि अगर राजनीति नहीं तो सामाजिक चेतना नहीं, अगर सामाजिक चेतना है तो समाज का विकास नहीं। आप सामाजिक चेतना से कितना विकास ला पाएंगे? आप सामाजिक चेतना से 5 रुपए का, मतलब 5 5th स्टैंडर्ड का विकास ला लीजिए, 5 5th लेवल का एक, यानी मैं आपको 10 लेवल का है मान लीजिए एक विकास। तो अगर सामाजिक चेतना ला रहे हैं तो 5वें स्तर तक आप विकास कर पाएंगे समाज का। लेकिन आपने सामाजिक स्तर के माध्यम से राजनीतिक स्तर तक सामंजस्य बैठाल के राजनीति में युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया। युवा एक बार सेंट्रल में बैठ जाए, युवा एक बार विधानसभा में बैठ जाए, मंत्री परिषद में बैठ जाए, विश्वास दिला रहा हूं, जिस दिन युवा अगर बैठ गया, जिस दिन हमारे सच्चे कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता अगर जाकर विधानसभा और लोकसभा में बैठ गए, उसी दिन हमको धार्मिक कोड मिल जाएगा। आपको फिर बता रहा हूं, एसटी के 47 सीटें लोकसभा में, 47 सीटें एसटी की रिजर्व, जिसमें एक मंडला है, एक शहडोल है। ये दोनों आदिवासी सीटें मध्य प्रदेश में, बाकी भी है, बाकी मुझे नहीं पता। तो कभी आपने सुना है इनके सांसदों को कभी समाज को लेकर कुछ बातें करते हुए, या फिर समाज संसद में ये बोलते हुए कि जो उनकी पार्टी का एक धड़ा है, जो संगठन है, जो आदिवासियों को कभी हमेशा हिंदू बोलते रहता है, उनके खिलाफ में बोलते हुए? उस संगठन के नीचे काम करते हैं सांसद, जितने भी 47 सांसद है ना भारत देश के, जो आदिवासी सीट से चुनकर जाते हैं और वहां पे जाकर अपनी बातें नहीं रखते, वो कमजोर है, वो कामचोर है, वो सामाजिक जिम्मेदारी भूल चुके हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से फिर कहूंगा, या तो उनको चिताओ कि आपकी कुछ नैतिक जिम्मेदारी है वो पूरी करो, या तो अगली बार आप जिम्मेदारी लो कि एक क्षेत्र से घूमना चालू करो। आप साइकिल में घूमो, पैदल घूमो, लेकिन जन चेतना लाओ कि आपके समाज के लिए, आपके क्षेत्र के लिए, आपके लोगों के लिए। मैं जब भी लिख रहा था, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये देखिए, ये सेंसस ऑफ इंडिया 1951 की जनगणना है, जिसमें ये पूरे कॉलम में सारे लोगों के नाम दिए हुए हैं, सारे धर्मों के सामने उनके कोड दिए हुए हैं। आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा है, पर खैर, इसमें आदिवासी का हमें 90 नंबर का कोड मिला है। जब भी समाज की बात आती है, एनवायरमेंट हिस्ट्री में वो पढ़ाएंगे हमें कि हमारे धर्मस्थल कैसे होते हैं। हमारी छोटी छोटी पुस्तकों में वो आदिवासियों के धर्मस्थलों के बारे में बताते हैं कि आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं, लेकिन वो ये नहीं बोलेंगे कि आदिवासी हिंदू नहीं है। वो ये नहीं बोलेंगे, वो ये मतलब जो उस स्तर में बैठे हैं, जो उस जगह बैठे हैं, जो फैसले लेते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, वो देखते हैं कि हम लोग आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन वो पढ़ाते हैं हमें, ये साजिश समझना पड़ेगा हमें साथी, वो पढ़ाते हैं हमें कि आदिवासियों का अलग संस्कृति है, आदिवासी कभी
पाखंडवाद पे भरोसा नहीं करता। आदिवासी हमेशा से प्रकृति पूजक रहा है। मुझे कड़े शब्दों के लिए माफ करना, लेकिन मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता क्योंकि आप सभी लोग मेरे वरिष्ठ हैं। तो फिलॉसफी में जब फिलॉसफी की बात आती है तो हम जीरो हो जाएंगे क्योंकि हमारी आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन जब फिजिकल अपीयरेंस की बात आएगी तो आदिवासियों का माथा चौड़ा, नाक चौड़ी, वो तगड़े रहते हैं, काले रहते हैं, वो हमें ऐसे जज करेंगे जैसे वो अपने नजरिए से देख रहे हैं। उनको तब भी पता है कि शारीरिक संगठन से जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ था, जैसे मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है, 2 सोसाइटियां हुआ करती थी, एग्रीग्रियन सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल सोसाइटी वो जिन्होंने गांवों में रहकर अपने गांवों को अपना अपना पैतृक जगह माना और गांवों को विकसित किया, वो कहलाए आदिवासी। और जो शहर जाके अपने आप को वर्णों में बांटे, वर्गों में बांटे और वहां जाकर विकसित हुए, जो वर्ण व्यवस्था में थे नहीं, जो गांव के थे, जिनको आदिवासी कहा गया, वो जंगलवासी नहीं थे। उन्होंने जंगल को अपना पूर्वज माना, उन्होंने जंगल को अपना पेंठाना माना, उन्होंने जंगलों के बीच में अपनी संस्कृति को निखारा। और जो शहर गए, उन्होंने अपने आप को वर्णों में बांटा। कोई हिंदू बना, कोई क्षत्रिय बना, कोई वैश्य बना, कोई शूद्र बना। अब जब देश में कट्टरवादिता, समाजवाद, जातिवाद चल रहा था, उस बीच आदिवासियों ने अपना राज चलाया। उन्होंने तब भी जनचेतना लाई, शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी के माध्यम से, रानी दुर्गावती जी के नाम से, टंट्या भील के माध्यम से, बिरसा मुंडा जी के माध्यम से, कि जातिवाद मायने नहीं रखता, समाज को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, हमारे समाज की अगर दिक्कत है तो हम लड़ेंगे, मरेंगे और देश को आजाद करवाएंगे। उन्होंने कभी जातिवाद में भेदभाव नहीं किया। लेकिन ऐसा क्या था कि 1951 के बाद में हमें आज तक धर्म कोड नहीं मिल रहा? ये सोचने वाली बात है साथियों। जब भी हमारे बालाघाट शहर में कोई बड़ा नेता आता है, मुख्यमंत्री आता है, एक बार प्रधानमंत्री भी आए थे, तो जब भी ये नेता आते हैं जो आदिवासी समाज के हैं नहीं, तो बैहर से मुझे बहुत दुख होता है। बैहर से, परसवाड़ा से हमारे समाज के जो गरीब, जो अपना जीवन बसर नृत्य करके करते हैं, नृत्य करके जीवन यापन करते हैं, उनको दूरस्थ अंचलों से बुलाते हैं, नेता मंत्रियों के सामने उनको नचवाते हैं, एक रैली निकलवाते हैं, उसके पीछे नेता अपनी बड़ी सी माला लेकर चलता है। मुझे दुख होता है, क्या हमारे समाज की संस्कृति इन नेताओं को दिखाने के लिए? इन नेताओं के अगर पास जमीर होता तो वो उसी टाइम देखकर समझ जाते कि आदिवासी हिंदू नहीं है। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनमें इतनी गंदी है कि ये कभी आदिवासियों को आदिवासी धर्म कोड देने की कोशिश नहीं करेंगे। इनके अंदर इंसानियत नहीं है साथियों। तब भी जिस प्रकार शंकर शाह जी, रघुनाथ शाह जी, बिरसा मुंडा जी, टंट्या भील जी ने, रानी दुर्गावती जी ने और भी कई क्रांतिकारी साथियों ने, जिसमें आदरणीय हीरा सिंह मरकाम दादाजी, आदरणीय तिरुमाल पेनवासी मनमोहन सावट्टी जी, आदरणीय नाना जी, अतराम नाना जी, आदरणीय कंकाली दादाजी, जितने भी हमारे समाज के योद्धा लोग थे, जिन्होंने समाज में काफी अच्छे अच्छे काम करके आज पेनवासी हो गए, उन्होंने हमें संस्कृति दी, सभ्यता दी, उन्होंने हमें साहस दिया। एक मरकाम दादाजी ने अपनी बंद मुट्ठी से आज पूरे समाज को एक किया और आज पूरा समाज सेवा जवाहर जय जय सेवा बोल रहा है, जय बड़ादेव जय बनवाना। क्यों? क्योंकि ये उनका साहस था। वो आगे गए, लोगों को आगे बढ़ाए उन्होंने। आज हमें क्या करना है साथियों? ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ रहे हो तो अपने साथ वालों को पीछे रखिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने साथ वालों को आगे बढ़ाइए। लोमेस गेडाम जी है, आपके विचारों में भारत के मूल निवासी सगा समुदाय के लिए एक नई दिशा की ओर प्रेरित करने वाले वर्तमान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गेडाम जी। मैं हमेशा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपना आदर्श मानते आ रहा हूँ। उन्हीं के आदर्शों से मैं ये चुना है कि समाज सेवा जरूरी है पर राजनीति भी उतनी जरूरी है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आज हम लोग पीछे इसलिए क्योंकि हम लोग शिक्षित नहीं हैं। हमें अपने सारे आदिवासी समाज को, शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट को, हमें ये पहले शिक्षा प्राथमिकता देनी पड़ेगी कि आज व्यक्ति शिक्षित हो, नौकरी की तरफ मत ढकेलिए, राजनीति को भी करियर बनाइए। राजनीति में आप
वो कर सकते हैं जो आप नौकरी में किसी समाज के विकास के लिए नहीं कर पाएंगे। बालाघाट में काफ़ी सारे जनचेतक आए जो अलग-अलग नौकरियों में थे। जब भी वो समाज की चेतना के बारे में बात करते थे, जब भी वो रात को गाड़ियों में निकल जाते थे, जिससे मेरे पिताजी जनचेतक हैं अभी भी, तो उनका ट्रांसफ़र इंदौर कर दिया गया था, जब वो समाज सेवा करते थे, राजनीतिक द्वेष के चक्कर में, जबकि हम लोग किसी राजनीति से सरोकार नहीं था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक थे, आदरणीय दरबू सिंह दादाजी, उनके प्रचार के चक्कर में कुछ आप समझिएगा। तो मेरे पिताजी का ट्रांसफर इंदौर कर दिया गया कि ये वो आदमी अब सामाजिक जनचेतना ना लाए। लांजी का किले का कार्यक्रम हो, हट्टा की बावली हो, ये सारी जनचेतना हमारी बुजुर्गों ने लाए हैं, लेकिन आज युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और कोई दूसरा धर्म क्यों तय करेगा? कोई दूसरा धर्म कैसे तय करेगा कि आदिवासी आदिवासी नहीं है? कोई दूसरा धर्म कैसे तय करेगा कि आदिवासी प्रकृति पूजक नहीं है? ये सोचने की बात है। एक पार्टी है, अब मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन तब भी मैं फिर से आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा, एक पार्टी है जो इस देश में जहर घोल रही है। एक पार्टी है जो देश में युवाओं के बीच में कट्टरपंथ का जहर घुसा रही है। जी नानी जी, सभी युवाओं से निवेदन है कि कोई भी नेता है, मैं जीएसयू के साथियों से, मैं अपने परम मित्र मोहन मरकाम जी से निवेदन करूंगा, जो जीएसयू के संगठन प्रभारी है, जीएसयू के राष्ट्रीय सचिव है। उनका पद मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो आज जीएसयू को एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में जीएसयू काफ़ी आगे बढ़ते जा रहा है। मैं उनके माध्यम से मैं बोलना ये चाहूँगा कि आज जीएसयू हर एक जिले में फैल चुका है और आपका नेतृत्व तो काबिले तारीफ है। जितना कोई सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता नहीं घुस सकता, उस जगह पे आपके युवा साथी है। आप उन युवा साथियों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाइए कि कोई भी नेता है, हम उनके नौकर नहीं है। 2 रुपए कम कमाएंगे, लेकिन उनकी रैलियों में जाके नहीं नाचेंगे। क्यों नाचे जब वही नेता हमको अपना धार्मिक कोड नहीं दे रहा है? तो हमें हमारा धर्म कोड चाहिए। जोहार मोहन मरकाम जी, मेरे साथी, मेरे युवा क्रांतिकारी साथी, जो हमेशा हर कार्यक्रम में मेरे साथ में बालाघाट में कंधे पे कंधा मिलाते हैं। मैं आपके माध्यम से फिर से ये कहना चाहूंगा कि अब आपको एक अलग मोड़ देना पड़ेगा समाज चेतना को। जय जोहार, जय जीएसयू। मैंने बहुत सारी चीजें लिखी थी, बहुत सारी चीजें मैं भूल चुका हूं, लेकिन इस पूरे राजनीति में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस पूरे देश में 545 लोकसभा सीट है और उसमें सिर्फ 6%, आप फिर से सुनिएगा, 6% ही युवा सांसद है, जो युवा की कैटेगरी में आते, जो 30 से कम है या 32 से कम है, उनको ही तो युवा कहेंगे। अब ऐसा थोड़ी 55 साल के किसी बुजुर्ग आदरणीय को हम युवा कहें। उनके पास होश है पर जोश नहीं है। किसी चीज को बदलने के लिए जोश चाहिए। होश का होना जरूरी है, होश आपको मार्गदर्शन देगा, लेकिन जोश बदलाव की धारणा लाएगा। जो बदलाव आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। मेरे युवा साथियों, आपको एक होश की जरूरत है, जो आपको हमारे बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिलना चाहिए। रही बात धर्म कोड की, मैंने निगेटिव चीजें बताई कि आज हमारे साथ में साजिश हो रही है क्योंकि हमें धार्मिक कोड नहीं दे रहे, लेकिन इस चीज से हमें कैसे निकलना है मैंने ये नहीं बताया। जिस प्रकार से एक एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार से हर एक मूवमेंट से, हर एक आंदोलन से सरकार की नींव हिलती है। आज अपने स्तर पे आप बालाघाट में, मंडला में, जबलपुर में, इंदौर में, गुजरात में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, नागालैंड में, दिल्ली में, पंजाब में, आप जहाँ के भी आदिवासी सगा समाज के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप अपने अपने छोटे छोटे शहर में छोटी छोटी रैलियों के माध्यम से 2021 की जनसंख्या का गणना का विरोध करिए। जब तक आदिवासी समाज का कोड नहीं, तब तक जनसंख्या में हम अपना पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम अपनी भागीदारी नहीं देंगे। आप लोग स्पष्ट रूप पे कलेक्टर को ज्ञापन दीजिए, एक फिर प्रादेशिक स्तर पे अपना आंदोलन कीजिए, प्रदेश सरकार को हिला दीजिए, जैसे झारखंड के लोगों ने प्रदेश की सरकार को हिलाया और फिर झारखंड के सोरेन साहब ने माफ करिएगा, उन जो मुख्यमंत्री जी है, मैंने नाम लिया उनका, माफ करिएगा इसलिए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने ऐसा अधिनियम विधेयक लाया जिन्होंने आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग रखी।
तो हम क्या मध्य प्रदेश के आदिवासी या फिर छत्तीसगढ़ के आदिवासी इतने स्तर पे लड़ाई नहीं कर सकते कि हम अपनी आवाज़ सरकार के मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुँचाएँ, ताकि मुख्यमंत्री की कुर्सी हिल जाए ये बोल के कि अगर 35% के एससी और एसटी विधायक ये जनता भोपाल में आ गई, भोपाल की कोई जगह नहीं बचेगी भीड़ से बचने हटने के लिए। पूरा भोपाल घेर सकते, पूरा विधानसभा घेर सकते। साथियों, मेरी आपसे एक ही निवेदन है, एक बार साथ बढ़ाइए, एक बार यूनाइटेड हो जाइए, एक बार यूनिटी में आ जाइए। एक लकड़ी आप कोई भी तोड़ सकता है, यूनिटी में आ गए ना, कोई नहीं तोड़ पाएगा। सभी सामाजिक संगठन के सारे लोगों को, सभी साथियों को मेरा सेवा जोहार। मैंने सोचा था, ये मेरे व्यक्तिगत राय है कि नानी जी ने मुझे इस काबिल समझा तो क्या मैं बोल पाऊंगा। मेरे अंदर काफ़ी विचार थे, लेकिन जिस प्रकार से आज मैं आप लोगों के सामने अपने विचार रखा, थोड़ा सा मैं झिझका, लेकिन दिल में काफ़ी भरा हुआ था। मुझे और भी अच्छा लगेगा जब मैं दूसरी बार आप लोगों के समक्ष अपने विचार रखूंगा, लेकिन नानी जी ने मुझे इस काबिल समझा। अतराम नानी जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने विचार लोगों के सामने रखा। मैं जाते जाते एक बात कहूँगा कि मेरे घर में आदरणीय परसवाड़ा विधायक आदरणीय दरबू सिंह उइके चाचा जी बैठे हुए थे और आदरणीय मेरी माता जी। तो दरबू चाचा जी ने मुझे ये कहा कि 21 साल में मैं जेल होकर आ गया था, तुमने क्या किया जीवन में? मैंने बोला अभी तक मैं जेल नहीं गया। हुआ क्या? 3 दिन बाद बालाघाट में एक आदिवासी छात्रा के साथ में अनैतिक कार्य हुआ। हम लोग ने रैली निकाले, उस रैली में पुलिस वाले ने धक्का दे दिया। उस रैली में मैंने अपना विरोध प्रदर्शन किया। जिस आदरणीय पुलिस में जो थे हमारे से सामाजिक नहीं, देश के सेवक पुलिस वाले साहब, उन्होंने बदतमीजी की महिलाओं के साथ में, तो उसी हिसाब से मैंने बदतमीजी की थी उसके 3 दिन बाद। और उस तीसरे दिन में मैं जेल में था, जेल में बालाघाट कोतवाली में था, मेरे को बैठा दिया गया था। अब मैं जब बाहर निकला तो मैंने गौरव से फोन लगाया अपने आदरणीय विधायक चाचा दरबू सिंह उइके जी को, और मैंने कहा कि चाचा जी, आप आज आपका मैंने सपना पूरा कर दिया। मेरी माता जी काफी परेशान हो गई थी, मेरे पिताजी काफी परेशान हो गए थे, जबकि पापा उसी थाने में थे। वो छुड़ा नहीं पा रहे थे क्योंकि मैंने सीएसपी सर को धक्का दिया था, सिटी एसपी। मेरा 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 कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग ऐसे गलत तरीके से विरोध करें। आपको जब भी मौका मिलता है विरोध करिए। अगर आप विरोध नहीं, गोंडवाना आंदोलन के पवित्र आंदोलन है, युवा वर्ग की जवाबदारी है। दादा मरकाम जी मुझे 1-1 घंटे बैठाल के वो बातें सिखाते थे जो आज मैं आपके समक्ष कर पा रहा हूँ। लेकिन कई बातें हैं जो नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास में, मुझे ऐसा लग रहा है, समय कम है, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है। मैं अगली बार जब भी, अगर नानी जी की कृपा से मैं फिर से आपके समक्ष अपने विचार रखा, तो मैं वो बातें रखूंगा जो आप लोगों के अंदर जोश और उत्साह भरे। मेरा मेन मुख्य ध्येय ये था कि मैं अपने युवा साथियों को वो बातें बता पाऊँ जो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उनसे मेरे को सीखना है। मैंने अभी तक कुछ नहीं सीखा है। आप लोगों के मार्गदर्शन में हम युवा, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम आगे जाएंगे, आप लोगों से कुछ सीखेंगे और सीखते रहेंगे। लेकिन जो मेरे युवा साथी हैं, आप लोग अगर मुझसे कुछ सीखने लायक चीज होगी, तब भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोग एक कोशिश करिए। रक्त की पूरे प्रदेश में बहुत कमी है। आप जो भी जिले में हो, जैसे मंडला हो गया, डिंडौरी हो गया, बैतूल हो गया, बालाघाट हो गया, पर जितने भी आदिवासी बहुल जिले हैं, अनूपपुर हो गया, वहां पे आप लोग अपने स्तर पे युवाओं का संगठन बनाइए। वहां पे आप लोग सबके नंबर जमा करिए, और जब भी किसी भी आप सबको पता है आदिवासी बहुल जिले में सबसे ज्यादा मरीज आदिवासी आएगा। जब भी वो हॉस्पिटल आता है तो सबसे ज्यादा मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि रक्त की कमी होती है। तो आप लोग संगठन बना दीजिए ना, रक्तदाता समूह। जब भी कोई संगठन का रक्त की कमी होगी तो हॉस्पिटल से आपको फोन आएगा कि भैया इस रक्त की कमी है, तो तत्काल आप पहुंचेंगे। मेरे बालाघाट में मेरा जब भी जन्मदिन होता है तो लोग मुझे ये कहते हैं आज के दिन अच्छा काम करिएगा, क्योंकि मरकाम दादाजी ने मुझे ये सिखाया था कि अच्छा काम आपकी मानसिकता को प्रकट करता है, अच्छा काम आपकी आत्मा को बताता है, अच्छा काम आपके पूर्वजों की संस्कृति को बताता है। और मरकाम दादा की वो शिक्षा थी कि जब भी किसी का जन्मदिन होता है तो मैं ये लिखता हूँ, आज आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज के दिन कुछ अच्छा काम जरूर करना। बड़ा देव हमें हर एक दिन खास देते हैं, लेकिन आज का दिन आपका है। किसी जरूरतमंद को रक्त की कमी होने मत देना, जरूरतमंद को रक्त की कमी होने मत देना। आप सभी लोगों को मेरा सेवा जोहार।
मैं आप सभी लोगों को सेवा जौहर करते हुए अपनी बातों को विराम करता हूँ। देखिए, मैं काफ़ी छोटा हूँ। अच्छा, बोलो, बोलो, समय लो। जी, 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 नानी जी। नानी जी, मेरा उद्देश्य ये है, धर्म कोड पे तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि सारे सामाजिक संगठन के लोग धर्म कोड की बातों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका जो भी कार्य है वो काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक आदरणीय मातृशक्ति है जो प्रोफ़ेसर है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो काफ़ी सक्रिय है दिल्ली में। जंतर-मंतर में उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें रखी। उनकी बातों को मैंने सीखते हुए ये सीखा कि जब वो एक महिला अपने स्तर पे आवाज़ उठा सकती है, तो एक आदिवासी समाज का युवा, लड़का, शेर की तरह दहाड़ के अपनी बातें क्यों नहीं कह सकता? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? सर पे मारेंगे, पीठ में मारेंगे, पैर में मारेंगे, जेल में बंद करेंगे। यही ना। ज़मीन है ना आपके पास, पट्टा तो है। पट्टा नहीं है तो अगर पट्टा है तो आप ज़मानत करवाइए। अगर पट्टा भी नहीं है, अगर आप गरीब हैं, तो अपने समाज की यूनिटी बनाइए, समाज के लोगों को एकत्रित करके विधायक के पास जाइए, सरपंच के पास जाइए, मंत्री के पास जाइए, सांसद के पास जाइए और अपने विधायक सांसद को बताइए कि हम सही चीज़ के लिए लड़ रहे थे और पुलिस वालों ने अंदर किया, आपकी ज़िम्मेदारी है, बाहर निकालो, नहीं तो आपको अगली बार हम गाँव में घुसने नहीं देंगे। ये होती है नैतिक ज़िम्मेदारी। हमारे बालाघाट में आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, मेरा नाम है शुभम उइके, शुभम हिराशन उइके, फेसबुक पेज में, फेसबुक में मेरा आईडी है। आप उसको जब सर्च करेंगे, आप उसमें फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखेंगे, तो उसमें मेरे हमेशा वीडियोज़ सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछते हुए पाएँगे। इस चीज़ में मैं काफ़ी खुशकिस्मत हूँ कि आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी वालों ने मुझे मारा नहीं। मैं खुले तौर पे चुनौती देता हूँ उन्हें। जैसे बालाघाट में जल भराव की समस्या थी, मुख्य सड़क में, मेन शहर में। मैंने लाइव वीडियो बनाया, सभी लोगों का स्नेह प्रेम मिला, वो काफ़ी शहर में वायरल हुआ। इवन जो जिला ये नगर पालिका अध्यक्ष थे, उनके पास गया। उन्होंने मेरी माता जी को फ़ोन किया और उन्होंने ये कहा कि बेटे जी को बोलो कि मेरी बदनामी ना करें। माता जी ने मुझे डाँटा, मैंने ये बोला अगली बार भैया का फ़ोन आएगा तो उनको बोल देना, अगर मेरे से नहीं सुनना चाहते तो क्षेत्र में जो पानी की समस्या है उसको खत्म कर दीजिए। ये बात मैंने वर्तमान मंत्री को बोला, ये बात मैंने वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद, कुछ दिनों पहले जब पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो बालाघाट के सांसद एक आदरणीय भाजपा के, उनके पास में मैंने कॉल करके ये बोला कि भोपाल और इंदौर में कई छात्र फंसे हुए हैं, आपको निकालने की जिम्मेदारी बनती है। बालाघाट के विधायक जो थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, बाकी मैं निकालूंगा, अभी लॉकडाउन खत्म होने दो, मत आने दो। मैंने बोला सर नहीं बोला वो, खैर छोड़िए। मैंने उनको बोला कि आप उनको खाने पीने की व्यवस्था तो करवा दीजिए, सरकार नहीं कर रही है, सरकार बोल रही है कि खाने पीने की व्यवस्था भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में। उन्होंने नहीं किया। मध्य बालाघाट के सांसद को मैंने व्हाट्सअप किया, एक युवा ने, उसका नाम है नीलेश बिसेन, बालाघाट के, वो मेरे अनुज है, पवार समाज के, लेकिन मुझे अपना बड़े भाई मानते हैं। उन्होंने जो सांसद है महोदय, उनको व्हाट्सअप किया, व्हाट्सअप में सांसद महोदय का पर्सनल नंबर, उनने व्यू किया, सीन किया। आज मैसेज किया 6 बजे, सांसद महोदय ने 10 मिनट में सीन किया, लेकिन कल शाम के 6 बजे तक उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, जबकि ऑनलाइन थे। मेरे भाई ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने फेसबुक में डाला सांसद गुमशुदा, और मैंने भाजपा के जो जिलाध्यक्ष महोदय थे, मैंने उनको टैग कर दिया, बालाघाट के जो जिलाध्यक्ष महोदय थे। आप यकीन मानिए, सांसद महोदय का 10 मिनट में फोन आया, एक उसके पास, एक मेरे पास। नीलेश बिसेन के पास में ये फोन आया कि आप हमारे समाज के हैं, यानी जो सांसद महोदय के समाज के वो थे नीलेश बिसेन, उनको फोन आया कि आप हमारे समाज के, आपने शुभम उइके को क्यों बोला? तो उन्होंने ये कहा, अगर आप मेरी बात सुनते तो शुभम भैया के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सांसद महोदय के पास मेरे पास फोन है, उनके किसी खास का महोदय के पास से, कि अगर आप ऐसी सांसद महोदय का फेसबुक पेज में डालेंगे कि सांसद गुमशुदा, तो हम आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेंगे। मैंने यही डाला था, बालाघाट के सांसद गुमशुदा, अगर जो भी उनका पता बताएगा, जो भी उनको पकड़ के लाएगा, तो मेरे तरफ से, मेरी औकात के हिसाब से, 1 बोरी चावल, 1 बोरी गेहूं, ये मेरा था। हो हल्ला हो गया साथियों, बस ये है कि मैं मार नहीं खाया। मौके कई बार आते हैं जब आपको डर लगता है आपके परिवार के लिए, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में, कि क्योंकि ये जब आप किसी बड़े आदमी का विरोध करते हैं, तो भारी बल शक्ति का प्रयोग भी हो सकता है आपके ऊपर। लेकिन हमारा समाज इतना मामूली नहीं है कि मैं इन चोरों से डर जाऊं। ये मेरे को डरा नहीं सकते, ये मेरे को धमका सकते हैं। सेवा जौहर जी, ये मेरे को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं,
लेकिन मैं इन लोगों से डरूंगा नहीं, क्योंकि जब भी मैं बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे इनके जैसे चोरों से, और हमें बचाना है अपनी आने वाली पीढ़ी। मेरी पीढ़ी समझ रही है, समझ चुकी है, हम समझ रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को उनके अधिकार, हक और सिद्धांत और सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में बताना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, और ये काफी जरूरी है, क्योंकि आज का आदिवासी समाज जिस तरीके से शहरी संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है ना, वो अपनी खुद की सभ्यता, भाषा, बोली भूल रहा है। उन्दी रण मुन नालुम सयुंग ये नहीं पता कि क्या होता है, नीवा बती नाम मंदा ये नहीं होता पता कि बती चकना तित्ती, ये नहीं पता कि बती चकना तित्ती क्या होता है, मावा यानी मेरा ये नहीं पता आजकल की युवा पीढ़ी को। तो गलती किसकी है? ये गलती हमारी है। हम धार्मिक कोड की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आने वाली युवा पीढ़ी या फिर छोटी पीढ़ी को हम ये नहीं बता पा रहे कि तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी भाषा गोंडी है, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी जात गोंड है, तुम बोलो जोर से। जब भी स्कूल में, कॉलेज में तुम्हारी धर्म, आदिवासी धर्म पूछा जाता है तो तुम लिखो वहां पे कि तुम हिंदू नहीं हो। तुम क्यों शर्माते हो कि तुम्हारा समाज ऐसा है? तुम्हारा समाज काफी गौरवान्वित वाला रहा है। आज की युवा पीढ़ी को बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने काफी जंग लड़ी है। आज जितने भी बुजुर्ग लोग, आप लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी सामाजिक आंदोलन, मैंने व्यक्तिगत रूप से बालाघाट, बैतूल, मंडला, डिंडोरी, यहाँ के आंदोलनों को देखा हूँ, कवर्धा के देखा हूँ, दादा हीरा सिंह मरकाम के साथ में शहडोल, अनूपपुर भी घूमा, मंडला भी घूमा। तो मैंने उनको देखा कि वो एक शिद्दत से अपने अंदर से एक जुनून लाते थे। वो दादा हीरा सिंह मरकाम जो सिर्फ एक बैग लेके मैं दिल्ली जा रहा था, मैं दिल्ली से, मेरा ग्रेजुएशन हुआ है आगरा से, मैं दिल्ली जा रहा था, मैं ट्रेन के लिए गोंदिया में वेट कर रहा था ट्रेन का, मैं अपने साथियों के साथ था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पेनवासी आदरणीय दादा श्री हीरा सिंह मरकाम एक हाथ में बैग लेकर वो जा रहे थे। कोई भीड़ नहीं थी, ऐसे सज्जन आदमी थे वो। उन्होंने समाज को हमेशा एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, और हमेशा बांधते हुए वो पेनवासी हो गए। लेकिन उन्होंने हमें एक सपना दिया, उन्होंने हमें बताया कि हमें करना क्या है। हम पहले मल्टी डायरेक्शनल थे, ढेर सारे रास्तों में दौड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने एक सीधा रास्ता दिया। मरना है गोंडवाना के लिए, जीना है गोंडवाना समाज के लिए। तो क्या हम आज इतने लाचार है कि गोंडवाना को उठा नहीं सकते? हाँ, थोड़ी परेशानी होगी, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन स्वाभिमान नाम की कुछ चीज होती है ना। अरे करेंगे तो अपने घर पे काम करेंगे, लड़ेंगे तो अपने लोगों के लिए लड़ेंगे, किसी चोर उचक्के के नीचे तो काम नहीं करेंगे। मान लीजिए कि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनमें से आप कोई विधायक या सांसद बन जाता है, कम से कम आप अपनी आवाज तो उठाएंगे। ऐसे तो नहीं जो बैठे हुए हैं हमारे 45 सांसद और एमपी में 48 विधायक एसटी के, उनके से जैसे तो नहीं जो गिने चुने सिर्फ आवाज उठाते, बाकी सब देखते रहते हैं। बालाघाट में जब लाठीचार्ज हुआ था 2 अप्रैल को, मुझे बहुत दुख है उस चीज को लेकर, क्योंकि मैं काफी बच्चा था, और जब मुझे पहली बार लाठी पड़ी, मैं ऐसे ही एक अपने हाथों से आदरणीय माता जी को उठा के रखा था। वो व्हाइट साड़ी पहनी थी और उनके पैर में लग गई थी लाठी, लोग उनके ऊपर कूद गए थे। तो जब मैंने उठाया और जब मेरे को लाठी पड़ी, तो मेरे को इस बात का आभास हुआ कि अगर यहाँ पे कोई विधायक या सांसद होता हमारे समाज का, या फिर कोई सांसद विधायक आवाज उठाता लोकसभा या विधानसभा में, तो जिस पुलिस अधिकारी ने या फिर जिस जिलाधीश महोदय ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था, या फिर जिस निकृष्ट विधायक ने, आपको मैं बताना चाहूंगा, एक विधायक था जिसने बालाघाट में लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया, उस विधायक के ऊपर कार्रवाई होती, पर नहीं हुई। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने लाठीचार्ज में मार खाया, सबसे पहले ज्यादा महिलाओं ने मार खाई, लेकिन क्या हुआ? आज तक उसकी जांच हुई, लेकिन जांच पे कोई न्याय संगत रिपोर्ट नहीं बनी। बालाघाट में फेक एनकाउंटर पहले से हो रहे हैं, होते आ रहे हैं और होंगे। बस्तर में कई मर्डर हो गए फेक एनकाउंटर के नाम पर, लेकिन आज तक हमने क्या कर पाया? राजनीति, यही मैं बोल रहा हूं, अगर राजनीति रही तो सामाजिक चेतना के रूप में हम सिर्फ रैली निकाल सकते हैं कि भैया ये एसपी मुर्दाबाद, ये कलेक्टर मुर्दाबाद, ये विधायक मुर्दाबाद, लेकिन जिस दिन आप में से कोई मेरा साथी, कोई मेरा भाई, कोई मेरे सगा समाज के लोग, जिस दिन उन्होंने राजनीति में सच्चे दिल से प्रतिभागी बना और अपनी बात संसद या विधानसभा में रखा, तो एक अन्याय हो जाए आदिवासी के ऊपर, जलजला सैलाब आ जाएगा विरोध करने वालों का कि आपने किया तो कैसे किया।
आपने जमीन के पट्टे नहीं दिए तो नहीं दिए, कैसे नहीं दिए? आपने विस्थापित किया आदिवासियों को, बालाघाट में विस्थापित करते हैं बैयर में, कान्हा किसली जानवरों के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित करते जो 150 150 200 सालों से रह रहे हैं वहां पे। नेशनल, आप जानवरों को रखोगे, आप इंसानों को भगाओगे। एसटी सीट है वो बैयर। जब बालाघाट में लाठीचार्ज हुआ तो बालाघाट में कोई भी पार्टी के विधायकों ने कोई अपनी आवाज नहीं उठाई कि जो लाठीचार्ज हुआ वो गलत हुआ, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो। वो लाठी की गूंज आज भी मेरे कानों में गूंजती जब पड़ रही थी, और मैं मजबूर था ये बोल के कि ना मैं मातृशक्ति को फेंक सकता हूँ, ना मेरे हाथों में थी, क्या करता, मैं लाठी खाते गया। तो मेरे को ये लगा कि मैं आज ये जो लाठी खा रहा हूँ इसका बदला मैं जरूर लूंगा, ये सोच के कि कल को कभी ना कभी किसी ना किसी आदमी को अपने माध्यम से या खुद के माध्यम से उस स्तर पे पहुंचाऊंगा कि वो आदमी जाकर समाज की आवाज बनेगा और वो समाज में ऊपर उठकर ये बोलेगा कि अब मेरे समाज के खिलाफ उंगली उठा के देखो, उंगली उठा के दिखाओ। कोई भी सरकारी आदमी या कर्मचारी या सरकारी व्यवस्था में बैठा हुआ आदमी जो सरकारी नौकरी करते हुए किसी आदिवासी समाज के युवा या समाज के लोगों का काम ना करता हो, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन आज हमारी स्थिति नहीं है कि हम उनका विरोध कर सके। क्यों? क्योंकि आज भी हम टूट चुके हैं ढेर सारी पार्टियों के नाम पर। यह हमारी कमजोरी है। जिस दिन एक पार्टी बन गई ना, सिर्फ एक पार्टी, उस दिन फिर से वही जनसैलाब आएगा जो 2003 में गोंडवाना। फिर से वो टाइम आएगा जब 52 गढ़ के गोंडवाना राज थे। फिर से वो आएगा। वो जमाना क्या था? वो सोने के सिक्के चलाते थे, हम अपना राज चलाएंगे ये बोल के कि ये अपना राज मीन्स, अपना राज मतलब कोई भी दबा कुचला आदमी जो गरीब हो, जिसके ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है, हम उसके जो आरोपी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम नीचे से उठकर आ रहे हैं। जो आदमी पहले से पैदाइशी रईस होके, जिसने पहले से अमीरी देखा है, जो पहले से विधायक सांसद का बेटा बन के, बाप उनके विधायक सांसद थे फिर बेटा भी बन गया, उनने क्या जाना किसी गरीब की मजबूरी या फिर किसी गरीब की गरीबी? बताइए आप लोग। कुछ तो करना पड़ेगा ना। राजनीति में इसलिए तो आना है आपको। रही बात, जब तक राजनीति में आप लोग नहीं आओगे, आप जैसे युवा जागरूक लोग नहीं जाओगे, धर्म कोड तो मिलना नहीं है। जो 90 नंबर का कोड था वो 6वें नंबर पे भी नहीं है, 7वें नंबर पे आ गया विकल्प 2021 के कि आपका जो धर्म है उसमें लिखे, लेकिन आप धार्मिक कोड नहीं डाल सकते। 800 जातियां हैं आदिवासी समाज में, सब एक टाइप के धर्म मानते हैं, प्रकृति पूजा। 10.5 करोड़ तो 2011 में थे, मान लीजिए अभी 15 करोड़ होंगे। 125 करोड़ है ना जनसंख्या, मान लीजिए उसमें 15 करोड़ तो हम हैं, तो क्या हमें ये नजरअंदाज करेंगे? भैया, आदिवासी वो है जो सूर्य को पूजते, जो धरती को पूजते, जो मिट्टी को पूजते, जो पानी को पूजते हैं, जो अपनी संस्कृति में अदब के कारण चलते, बैठते हैं, झुकते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से, अगर ये कभी किसी नेता के समक्ष ये वीडियो आया तो मैं उनसे एक विनम्र विनती करूंगा। आदिवासियों को आपने झुकते हुए देखा है, अच्छी बात है। आदिवासियों को जिस दिन आपने बंदूक उठाते हुए देख लिया ना, तो फिर से नरसंहार होता है, और ये बहुत गलत बात होती है। मैं मानता हूँ गलत बात होती है, लेकिन आदिवासी कब हथियार उठाता है? जब वो हिम्मत हार जाता है, फिर उसका विकराल रूप आता है। अगर 15 करोड़ आदिवासियों ने ऐसा अनैतिक काम कर दिए तो बताइए क्या होगा? जब हम विनती करके विनम्र आग्रह से बोल रहे कि हमें धार्मिक कोड दीजिए, तो दीजिए ना। ऐसा क्या रीजन है कि आपको हमको हिंदू बना के मिल जाएगा? क्या देश खतरे में आ गया? जिस तरीके से चल रहा है ना अभी देश में, कि देश खतरे में, देश किसी इंसान में मजाल नहीं है कि वो हमारे इस देश को बर्बाद कर दे। इस देश की मिट्टी में सारे समाज के लोगों का खून है, और आदिवासी समाज की पवित्रता है, जंगलों की पवित्रता है, जो जिसकी मिट्टी में हमारा खून मिला हुआ है। तो किसमें दम जो इस देश की मिट्टी को मिटा सके? बस हमें एकता में पिरोना होगा अपने आप को। सारे पार्टियों के, जो भी गोंडवाना समाज के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उनसे मेरा फिर से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। जो मध्य प्रदेश में, जो छत्तीसगढ़ में जितने भी लोग हैं, आपसे सिर्फ एक विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, समाज के लोगों को मत बांटिए।
फिर से जन से लाभ लाना है, फिर से वो राजनीतिक एकता लाना है, तो फिर से हमें सिर्फ एक पार्टी के चक्कर में रहना है। लेकिन क्या होता है, जब भी राजनीति की बात आती है, बिल्कुल बिल्कुल कोयतूर मेहता सिंह उइके जी, मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूं। मैं जब से यही बताना चाहूंगा कि 10 उंगलियां कुछ नहीं कर सकती ना, आपको एक एक उंगली में आना ही पड़ेगा, एक एक हाथ में आना पड़ेगा। आप जब तक बटे रहेंगे आप कुछ। शुभम भाई, आप जैसे युवा शक्ति के रख रख में समाज के लिए, आपका धन्यवाद शशि मिनावी दीदी। मैं आप लोगों के मार्गदर्शन और प्रेम और स्नेह के कारण ही आज इतना आगे बढ़ पाया हूँ। जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, आप सभी लोगों के माध्यम से आप अपने स्तर पे उनके तक बात पहुंचाइए कि आप 10 तरीके की पार्टी क्यों कर रहे हैं भैया। आप एक पार्टी बनाइए, उसमें आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाइए, आप महामंत्री बन जाइए, आप राष्ट्र महासचिव बन जाइए, लेकिन आप एक संविधान से तो चलाइए पार्टी। एक टुकड़ा हुआ था 2003-06 में, मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने बोलूंगा नहीं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी टूटी, फिर दूसरी टूटी, फिर तीसरी पार्टी बनी, चौथी पार्टी बनी, फिर आज इतने धड़े हो गए कि क्या होता है ना दादा, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, एक सोए हुए इंसान को जगाना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर किसी जगे हुए इंसान को जगाने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल होती है, पर नामुमकिन नहीं है। 2 वर्ड है, नामुमकिन। नामुमकिन में मुमकिन शब्द जुड़ा हुआ है, ना को हटा दीजिए, मुमकिन हो जाता है। इम्पॉसिबल, जैसे आई एम पॉसिबल, वैसे नामुमकिन। एक युवा तो आगे आया है, हर एक क्षेत्र से एक युवा आ गया है, क्योंकि हमारे पास में ना जोश की कमी है, होश बहुत है। हमारे पास में हमारे बुजुर्ग हैं जो हमें अपना मार्गदर्शन देंगे, लेकिन आज समाज में सिर्फ युवाओं की कमी है। कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी में जा रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कोई क्यों नहीं आता राजनीति में। मेरे आदर्श, मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, मुझे माफ करिएगा। मैंने कई सारी बातों को मैंने डायरेक्टली नहीं कहा, उन पार्टियों का नाम नहीं कहा जो आज हमें हिंदुवादी विचारधारा में डाल रहे हैं, जिनके संगठन हाफ पैंट वाले हमको ये बोलते हैं कि हम हिंदू है। अब वो हमको बताएंगे कि हम मूर्ति पूजा करें या फिर प्रकृति पूजा करें, वो हमको सिखाएंगे। हमको ये बताएंगे कि हम अपने घर में किसको बुलाए पूजा करने के लिए, हम गंगो पूजा करें या फिर अगरबत्ती लगाए, वो हमको सिखाएंगे। हम प्रकृति पूजा करें या फिर कोई और पूजा करे, वो हमको सिखाएंगे। जिनके नाम से ये मूल निवासियों के नाम से देश चलता था, जिसके नाम से ये गोंडाना लैंड और अंगारा लैंड था, वो अब हमको सिखाएंगे कि हम कौन से समाज के। ये साजिशी तो समझनी है साथियों। और इसी के साथ मैं अपना विचार खत्म करता हूँ। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया मेरी बातों को सुनने के लिए, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जौहर आदरणीय अतराम नानाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बातों को आपके समक्ष रखने का। ये काफ़ी गौरवान्वित दिन था मेरे लिए। सुबह से मैं काफ़ी व्याकुल हो रहा था आप सभी के सामने अपने विचार रखने के लिए, और जब ये हुआ तो आपने जैसे हमारे पार्लियामेंट और असेंबली में मौजूद प्रतिनिधित्व की जो बात की है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोमेश गेडाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मैं अपनी बात आप तक रखी है। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा, जिस प्रकार से मैं अपने सामाजिक और राजनीतिक रूप पे जागरूक हुआ हूँ, मैं बस ये चाहूँगा कि आप भी अपने स्तर पे ये बात लोगों तक फैलाइए, लोगों तक बात बताइए। और अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो छोटा भाई, छोटा बेटा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। मैंने एक सामान्य स्तर तक आप तक बात रखने की बात रखी है, बात पहुँचाने तक की बात रखी है। मैं थोड़ा-सा अपनी बातों में थोड़ा ओजपूर्ण बातें करता हूँ, लेकिन आज मेरे समक्ष मुझसे काफ़ी बड़े लोग भी हैं, तो आज मैंने अपना उग्र रूप की बातें नहीं करी है, क्योंकि मुझे काफ़ी दुःख होता है जब आज मैं अपनी वास्तविक स्थिति देख पाता हूँ समाज की। जब वो विधानसभा में बैठे 45 से 48 विधायक और जो शेड्यूल कास्ट के 35 विधायक अपनी बात विधानसभा में नहीं रख पाते, मुख्यमंत्री के सामने सिर झुका के ऐसे बैठे रहते जैसे वो उसका खा रहे हैं। मुख्यमंत्री क्या उनका पापा हो? नहीं, माफ करिएगा, मैं गलत बात बोल रहा हूँ। मुख्यमंत्री क्या उनके पिताजी है? क्या ये देश का प्रधानमंत्री एक नौकर है जनता का, जो हम बोल रहे कि भाई तेरे को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया कि ताकि तू देश में युवाओं को रोजगार दे। रोजगार नहीं मिल रहा है आज देश के युवाओं को, क्या करें? रोजगार नहीं मिल रहा है। इस मध्य प्रदेश में युवाओं को लोन नहीं मिल रहा है। इस प्रदेश में तैयारी करते हुए छात्रों को
घोटाले हो रहे हैं। एग्जाम का पेपर किसी और विशेष वर्ग के व्यक्ति के पास में पेपर लीक हो जाता है। एग्रीकल्चर का भी पेपर हुआ जिसका मैंने पेपर दिया, वो पेपर लीक हो गया और एक वर्ग विशेष के लोगों ने, एक ही कॉलेज के लोगों ने, एक ही बैच के लोगों ने 200 में से 198 196 मार्क्स लाए और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलता है कोई घोटाला नहीं हुआ। बताइए, ये है हमारे प्रदेश की व्यवस्था। आवाज उठा है एग्रीकल्चर छात्रों ने, नग्न अवस्था में भी प्रदर्शन किए, लेकिन इस प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना अंधा और बहरा है, ना उसको दिखाई देता है ना सुनाई देता है। वो फिर से व्यापम घोटाला कर रहा है जैसे वो 2007 से 2016 तक किया था। 70 मौतें मरी थी, तब 70 मौतें हुई थी। राज्यपाल जी के बेटे, एक कॉलेज के डीन, तब भी उस टाइम मैं छोटा था, जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था, तब भी मैंने अपने फेसबुक पेज से कुछ लोगों के माध्यम से अपनी बात रखी। साथियों, 70 मौतों से नहीं घबराया मैं अपना महिमा मखान नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये बोल रहा हूं, मैं एक छोटा था तब भी नहीं डरा। आप भी युवा है, वायु, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोशिश करके देखिए। रक्तदान समूह बनाए, गांव में सरपंच की चुनाव लड़िए, पंच का चुनाव लड़िए, जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़िए, जनपद सदस्य का चुनाव लड़ लीजिए। धीरे धीरे प्रगति होगी, धीरे धीरे आप समाज की बात रखेंगे। उप सरपंच बनिए, सरपंच बनिए, इकट्ठे विधायक का चुनाव मत लड़िए। जब आप सरपंच बनेगा ना, आपके क्षेत्र का विधायक घबराएगा जो निकृष्ट है। जब आप जिला पंचायत सदस्य बनोगे ना, विधायक थर थर कांपेगा कि ये मेरी जगह लेगा। या तो वो अच्छा काम करेगा या तो आपके लिए वो पोस्ट छोड़ देगा, दो चीज होगी। इस पीले गमछे का मान रखना है आप सभी को, इस समाज के कर्ज का मान रखना है, आपकी माता जी के दूध का मान रखना है, आपके पिताजी के स्वाभिमान का मान रखना है, आपकी बहनों की रक्षा करना है आपको। युवा साथियों, इस प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासी महिलाओं पर होता है। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में मृत्यु आदिवासी महिलाओं और आदिवासी समाज के युवाओं का होता है, क्योंकि वो जब गांव से आते हैं तो हॉस्पिटल में जो बैठा हुआ सरकारी कर्मचारी है वो आपको गरीब समझ के आपका इलाज नहीं करता। आपकी पहचान नहीं होती, आप दो बातें पहचान बता नहीं पाते, तो डॉक्टर इलाज नहीं कर पाता, नर्स इलाज नहीं कर पाती, जैसे नॉर्मली होता है। आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल में देखेंगे, मैंने बालाघाट के जिला हॉस्पिटल को लेकर वीडियो बनाया। इलाज नहीं हुआ था, एक मातृशक्ति को लेने, आदिवासी मातृशक्ति को लेने एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, उनके पेट में दोनों बच्चे मर गए। ये हाल है आदिवासी बहुल क्षेत्रों का, जहाँ के कोई सांसद, कोई विधायक, कोई आदिवासी विधायक भी उनका विरोध नहीं करता। ये बात समझनी होगी ना साथियों। आज ना कल कब तक विरोध सहेंगे? 200 साल सहे ना अंग्रेजों को, सिर्फ 200 साल सहे ना, फिर मार के भगाए ना। जेल लिया ना इन नेताओं को, झेल रहे ना अपने सखे को, अपने खास आदमी को, अपने समाज के नेता को। भगाओ, हटाओ, निकालो। जरूरत पड़ी तो खुद आ गया। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक को अंदर डालेंगे, दो को अंदर डालेंगे, तीन को अंदर डालेंगे, पूरा गांव पहुंच गया थाने ना, पुलिस वाले भी कांपेंगे। निकलो ना घर से। कब तक बैठे रहोगे? कब तक घर पे रहोगे? कब तक गेम खेलोगे? कब तक? मरकाम दादा का फिर से एक नारा है, कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। आप सभी को मेरा सेवा जोहार। कुछ गलतियां होंगी तो मुझे माफ करिएगा और आप सभी को धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे विचार आप सभी को अच्छे लगे होंगे। सिर्फ सुनना नहीं था, इस विचार को आपको हर लोगों तक पहचान पहुंचाना है। इस वीडियो को शेयर करिए। मेरी बातों को अगर कुछ आपत्तिजनक लगती है तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कभी किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करता, मैं उनकी विचारधारा का विरोध करता हूँ। जो ये विचारधारा है इनकी, जो आदिवासियों को हिंदू में परिवर्तित करने की या फिर युवाओं को भटकाने की, इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हमको इन सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है सत्ता पक्ष से। जो विपक्ष में बैठा है उससे नहीं पूछा जाएगा, उनसे पूछा नहीं जाएगा जो विधायक भी नहीं है। प्रश्न उनसे पूछ रहे हैं जो सत्ता में बैठकर शासन कर रहे हैं कि बताओ भाई, रोजगार नहीं है तो क्यों नहीं है, धर्म कोड नहीं है तो क्यों नहीं है, तुमने इस क्षेत्र के विकास में क्या किया। आप सभी को सेवा जोहार। इसके साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गुणवाना। आदरणीय मेरी माताजी श्रीमती हिरासन उइके जी, आदरणीय पिताजी श्री हरि सिंह उइके, मेरे दोनों भाई जिन्होंने मुझे काफी सहयोग दिया, सौरभ उइके, डॉक्टर सौरभ उइके, डॉक्टर ऋषभ उइके, जिन्होंने मेरे को हमेशा मेरे हर कदम में आगे बढ़ने का साहस दिया, जिन्होंने मेरे घर के सारे कामों को संभाला और मुझे हमेशा ये कहा कि तुम समाज सेवा करो, मैं घर के काम संभालूंगा। मेरे आदरणीय मामा जी श्री परशुराम पंद्रे जी, उनका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मेरे को हमेशा ये कहा कि तुम कुछ अलग काम करने के लिए बने हो। आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया। आदरणीय अनिल धुर्वे दादाजी, आपका सेवा जोहार।
मैं हमेशा आपको फॉलो करता हूँ फेसबुक में, लेकिन पहली बार आपसे बातें हो रही है, आप मुझे देख रहे हैं, तो एक बात है, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक विनती करना चाहूँगा। मैंने अभी तक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं की है, पर मैं हमेशा से गोंडवाना आंदोलन का एक कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा। लेकिन दुःख तब होता है, जब गोंडवाना आंदोलन के नाम पे 10 पार्टियाँ बँट जाती हैं। आज आप बोलो, मैं आ जाऊँगा। आज आप मेरे को बोलो कि कार्यकर्ता बन जा, मैं कार्यकर्ता बनूँगा जैसे मैं पहले था, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष। पर दुःख तब होता है ना, जब पार्टियाँ बँटती है, एक छोटा-सा कार्यकर्ता भी टूट जाता है। आप युवा हैं, आपके माध्यम से मैं युवाओं की राजनीति में भागीदारी के विषय पे बोल रहा था। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, आप मेरे लिए एक मार्गदर्शक रहे हो, लेकिन जब भी मैं आप लोगों में राजनीतिक पार्टी में जो हमारी गोंडवाना पार्टी है, उसमें टूट-फूट दिखता हूँ तो दुःख होता है, दिल से दुःख होता है, ये बोल के कि आप युवा हैं ना, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, आप सबको एक कर सकते हैं, जितनी भी पार्टियाँ हैं, आप सबको मिला सकते हैं। आप मिलाइए तो। देखिए ना, जनता फिर से आएगी। आज एक टाइम में 2003 में 3 विधायक थे, आज एक भी नहीं है। पूरा वोट का परसेंट हमारा कम हो रहा है, हम उसको फिर से बढ़ा सकते हैं। एक बार यूनिटी तो लाइए। आपके अंदर क्षमता है, मैंने महसूस किया, आपके विचार काफ़ी ओजस्वी रहते हैं। लेकिन कमियाँ तो हमारे अंदर है ना, क्योंकि कमियों के कारण ही तो हमारे सारे काम बिगड़ते हैं। 48 विधानसभा सीट है ना दादा, मध्य प्रदेश में एसटी की। एक आदमी को भेज दीजिए ना प्रचार करने के लिए, प्रचार बोलता हूँ, तैयारी करने के लिए। अभी से 2023 की क्यों तैयारी करें, हम वेट करें, अभी से भेज दीजिए। जा भैया, तेरे को चुनाव लड़ना है, दिल से तैयारी कर। ये नरेश देव जी, ये मरकाम दादाजी का मेन व्यक्तित्व था कि जिसका राज उसका काज, जो राजा उसका बजेगा बाजा, सत्ता की चाबी अपने हाथ में लो और अपना संपूर्ण विकास का द्वार खोलो। आदरणीय मनमोहन सिंह वट्टी जी, दादाजी का भी यही व्यक्तित्व था, जिसका बजेगा बाजा उसका होगा राजा, जिसका होगा राजा उसी का बजेगा बाजा। अनिल दादा, आपसे उम्मीदें हैं, खरा उतरिए, अच्छा लगेगा, क्योंकि जब समाज के लोग जब मैं खुद सुनूंगा कि अनिल दादा कहीं से विधायक है, नरेश देव जी कहीं से विधायक है, कोई तो मेहताब सिंह उइके जी कहीं से विधायक है, और वो विधानसभा पटल में जब किसी विधायक आदिवासी के ऊपर अत्याचार होगा, ठोक ठोक के विधानसभा अध्यक्ष की तरफ उंगली दिखाकर, मुख्यमंत्री की तरफ उंगली दिखाकर बोलेंगे कि अब अगर तूने कोई गलत काम पर एक्शन नहीं लिया तो सारे विधायक तेरे घर का दरवाजा बंद कर देंगे, तेरे घर के सामने इतने हथियार रख देंगे, कुल्हाड़ी रख देंगे, आरी रख देंगे, क्यों ना कोई मुख्यमंत्री घबराएगा, क्यों ना कोई विधानसभा अध्यक्ष अपनी बात रखवाएगा। आप करिए तो। चलिए, मैं अपनी बातों का विराम देता हूँ। मैं अपना फिर से अपना व्यक्तित्व अपने बारे में बताता हूँ। मैं शुभम उइके, मैं एमएससी एग्रीकल्चर हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैं पहले गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष था, और फिर मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जिला अध्यक्ष हुआ। फिर मैंने सामाजिक जन चेतना में थोड़ा सा ब्रेक लगाया, क्योंकि जब पार्टियां टूट रही थी, जब मुझे लगा कि अपने लोग छूट रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा 1-2 साल का गैप लिया। फिर मैं आज मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद में बालाघाट में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पे पद पे कार्यरत हूँ। और मेरा हमेशा से मेन मुख्य ध्येय रहता है कि सामाजिक चेतना अलग, लेकिन मेरे समाज के लोग अगर बालाघाट में आएंगे तो उनको रक्त की कमी ना हो, और उन पर अगर कोई पैसे की कमी या फिर शिक्षा के क्षेत्र में पैसे की कमी या फिर हॉस्पिटल में उनके स्वास्थ्य पे सुधार नहीं हो रहा है, तो हमारा ये काम होता है, हमारी टीम का ये काम होता है कि हम उन तक पहुंचे और उनको नागपुर या जो भी निकटस्थ हॉस्पिटल है वहां तक पहुंचे। ऐसा मेरे काम है, मैं चाहता हूँ आप लोग भी ऐसा करिए। सेवा जाओ साथियों। और मेरी आदरणीय नानी जी उषा किरण आतराम जी को भी धन्यवाद, और कमलेश भाई को भी धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आज फेसबुक लाइव पे रखा। आप सभी को सेवा जौहर। मेरे विचारों को अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करिए, कृपया शेयर करिए। जय सेवा, जय बड़ादेव, राज करेगा गुणवाना।